अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबकी भरपूर फ़रमाइश पर फिर मरियम अज़ीज़ का नावल लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दस्तूर वफ़ा। बहुत, बहुत, बहुत मज़े का नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। गेट खोलकर उन्होंने तायराना नज़र सहन में डाली और धीरे-धीरे कदम लाउंज की तरफ बढ़ाए। दरवाज़ा खुलते ही गहरी खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया था, जो उन्हें किसी तमाशे का पेश-ए-हैमा लगी, क्योंकि आम हालात में यहाँ महफ़िल जमी रहती थी। उन्होंने बेइख्तियार गहरा साँस लेकर दरवाज़ा बंद किया और उसी खामोशी के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल होते ही उनकी पहली नज़र सोफ़े पर सिकुड़ी सिमटी अनाबिया पर पड़ी। उसका सुर्ख़ चेहरा और सूजी आँखें देखकर उनके चेहरे का रंग तेजी से बदला था। उन्हें देखकर वो सीधी होकर बैठ गई और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर उन्हें देखा। "खाना लाऊँ आपके लिए?" उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा, जो मुस्कुराकर अपनी तकलीफ़ छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ हुआ है?" उनके सवाल पर ना सिर्फ़ उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी, बल्कि उसने आँखें झुकाकर चेहरा भी मोड़ दिया। वो कितनी ही देर खामोश रही, जैसे लफ्ज़ों को तरतीब दे रही हो, और जब वो बोली, तो बहुत कोशिश के बावजूद भी उसकी आवाज़ भरा गई थी। मैं कॉलेज से आई, भूख लगी थी। मैं नीचे खाना गर्म करने गई थी। मुझे मालूम नहीं था कोई ख़ास मेहमान आए हैं, वरना मैं कभी नीचे ना जाती। मैं वापस ऊपर आ रही थी, उन्होंने देखकर मुझे अंदर बुलाया। मैं अगर अंदर ना जाती तो आंटी को लगता मैंने उनके मेहमानों से बदतमीज़ी की है। मैं सिर्फ़ 2 मिनट वहाँ रुकी थी और फिर वापस आ गई। लेकिन आंटी कहकर उसने होंठ भींचकर ज़ब्त करना चाहा, लेकिन आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। उन्होंने उसके आंसू साफ़ करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर उँगलियों के निशान देखकर उनका हाथ वहीं वहीं रुक गया। अपनी बेबसी ने उन्हें नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। तभी दरवाज़ा झटके से खुला था और निदा अंदर दाखिल हुई। "आपको अम्मी पापा नीचे बुला रहे हैं।" मुरवत अंदाज में उन्हें मुखातिब करने के बाद उसने एक खूंखार नज़र अनाबिया पर डाली और उसी झटके से दरवाज़ा बंद करके चली गई। सईद साहब ने गहरा सांस लेकर उसे देखा, जो अब भी रो रही थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। वो उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें उन्हें दोनों के बिगड़े मूड का अंदाज़ा हो गया था। वो उनके सामने बैठे उनके बोलने के मुंतज़िर थे। फ़ौज़िया कुछ देर तो खामोश बैठे शोहर के बोलने का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन जब खामोशी तवील हो गई तो उन्होंने ठौका देकर उन्हें बोलने का सिग्नल दिया। पहले उन्होंने हड़बड़ाकर बीवी को और फिर गला खंखार कर बाप को देखा। "अब्बा जी, अभी तक जैसा आपने चाहा वैसे ही हो रहा है, लेकिन मैं मज़ीद अनाबिया की वजह से अपने घर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता।" सईद साहब ने कुछ हैरत से अपने साहबज़ादे का सूजा हुआ मुँह देखा। "ऐसा क्या कर दिया अनाबिया ने, जिससे तुम्हारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है?" उन्हें गुस्सा तो बहुत आया था, पर बोलते वक़्त उनका अंदाज़ सवालिया था। "मैं बताती हूँ।" शोहर को अल्फ़ाज़ तरतीब देता देखकर फ़ौज़िया खुद मैदान में उतरी थी। आज शाइना को देखने कुछ लोगों को आना आना था और उसे पता था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद ना सिर्फ़ ये सामने आई, बल्कि अपनी अदाएँ दिखाने के लिए कितनी देर तक वहीं बैठी रही। और अब ये मत कहिएगा ये गलती से हुआ। ये आज नहीं, पहले भी कितनी मर्तबा हो चुका है। उसे कहें, अगर अपनी जवानी सँभाली नहीं जा रही थी तो मुझे बताए, उसका इलाज भी है मेरे पास। बहू। सईद साहब का चेहरा इश्तियाल के मारे सुर्ख हो गया था। सईद साहब की गुस्सीली नाराज़ आवाज़ पर शकील ने तंबीही अंदाज में बीवी को देखा, लेकिन वो हूँ करके मुँह में बुड़बुड़ाने लगी। बदगुमानी की भी एक हद होती है बहू, लेकिन तुम तो हर हद पार करने पर तुली हो। वो बेज़र्र सी बच्ची है, जो सारा वक़्त तो तुम्हारे डर से एक कमरे में बंद रहती है। मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हें उस यतीम मिस्कीन बच्ची से बैर किस बात का है? सईद साहब की बात पर वो ऐसे उछली थीं, जैसे किसी ने उनकी दुम पर पाँव रख दिया। बेज़र्र, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने चबा-चबा कर वो अल्फ़ाज़ अदा किए। "उस बेज़र्र लड़की की वजह से मेरी दोनों बेटियाँ घर बैठी हैं। उस बेज़र्र लड़की की वजह से मेरा भाई मेरे खिलाफ़ हो गया है, और वो यतीम मिस्कीन आपको बेज़र्र लगती है?" उनका बस नहीं चल रहा था कि ऊपर जाकर अनाबिया की गर्दन मरोड़ दें। "बहू, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। अपनी औलाद के नसीब को उस बच्ची की ख़ता में शामिल ना करो।" "बात क्या है अब्बा जी? आपको हमेशा अपनों से ज़्यादा गैरों की परवाह रही है। पहले उस लड़की की माँ आपको अपने बेटे से ज़्यादा अज़ीज़ रही, और अब ये लड़की आपको अपनी पोतियों से ज़्यादा प्यारी है।" बहू के इल्ज़ाम पर उन्होंने बेटे का चेहरा देखा। उसका चेहरा बीवी के फ़लसफ़े की तायद कर रहा था। "तुम्हें हमेशा यही गलतफ़हमी रही है बहू, और ऐसा ही तुम शकील के दिल में डालती हो। वो बच्ची मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसका सरपरस्त हूँ। उसे यूँ बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। जिस दिन उसके अपने मिल गए वो चली जाएगी।
کہنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اور بے فکر رہو، وہ بے شک مجھے جتنی عزیز ہو، میری جتنی جمع پونجی ہے، اس کے وارث تم لوگ ہی ہو۔ وہ بس ذمہ داری ہے جس سے میں مکر نہیں سکتا۔ 2 روٹیاں تو لوگ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو بھی خوشی خوشی دے دیتے ہیں، تمہیں وہ اس سے بھی گئی گزری لگتی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں میاں بیوی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابا جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فوزیہ کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ 2 روٹیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو سارا گھر اس کے حوالے کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے بھائی کے گھر کی رانی بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ ہی نہیں مانتے۔ اب کے شکیل صاحب نے نرمی سے باپ سے کہا۔ سید صاحب بے ساختہ گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں۔ پہلے کی بہت دفعہ دہرائی ہوئی بات دوبارہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ پیچھے فوزیہ نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آنکھ اچانک کھلی تھی، کانوں میں اذان کی آواز پڑتے ہی وہ کچھ حیران ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کچھ دیر وہ پرسوچ انداز میں سر جھکائے بیٹھے رہے، لیکن پھر نماز کا خیال آتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وضو کر کے جب وہ باہر آئے تو باہر باہر مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ انہوں نے ایک نظر انابیہ کے بند کمرے پر ڈالی اور پھر گہرا سانس لے کر نیچے اتر گئے۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئے تب بھی دروازہ بند تھا۔ ان کے قدم بے ساختہ اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ 2 بار دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا اور انہیں دیکھ کر وہ نہ صرف مسکرائی بلکہ کھڑی ہو گئی۔ آج تم مجھے نماز کے لیے اٹھانے نہیں آئی اور دروازہ بھی بند تھا، میں سمجھا تم اٹھی نہیں۔ انہوں نے بغور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی، میں آپ کو اٹھانے آئی لیکن آپ مسجد جا چکے تھے۔ انہوں نے ہنکارا بھر کر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ کل رات کھانے کی ٹرے جیسے وہ رکھ کر گئے تھے ویسے ہی پڑی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ یہاں بیٹھو۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا۔ فوزیہ کی عادت ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہے، تو کیا ہر بار تم یوں ہی خود کو تکلیف دو گی؟ ان کے کہنے پر کب سے ضبط کیے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں تھک گئی ہوں بابا، میری سمجھ میں نہیں آتا آنٹی کو مجھ سے کیا اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں ان کو خوش رکھنے کی، لیکن پھر بھی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر آنسو بہانے لگی۔ اس عورت کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی۔ فوزیہ کی باتیں یاد آتے ہی وہ تلخی سے بولے۔ تم کیوں اس کی باتیں دل سے لگاتی ہو؟ ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ تم نے کون سا یہاں رہنا ہے جو دل برا کرتی ہو؟ آج نہیں تو کل تم اپنے گھر چلی جاؤ گی جہاں تم راج کرو گی۔ ان کے کہنے پر اسے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے شکوے کو محسوس کر کے وہ بے ساختہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ کتنے سالوں سے آپ یہی کہہ کر مجھے بہلا رہے ہیں، تب بچی تھی بابا بہل جاتی تھی، اب میں بچی نہیں رہی۔ حالات نے مجھے عمر سے زیادہ سمجھا دیا ہے۔ 8 سال کا مرسہ نہیں ہوتا انتظار کے لیے۔ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا انہیں، انشاءاللہ جلد مل جائیں گے۔ ان کے پر امید انداز پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے بابا جو کھو جاتے ہیں، لیکن جو خود چھپ جائیں جانتے بوجھتے ہوئے، ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ اب تک آپ کو سمجھ جانا چاہیے، ان لوگوں کو میری کوئی چاہ نہیں، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ میں تو ایک وعدے، ایک قسم کے حصار میں قید ہوں، لیکن دوسری طرف ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ میں خود کو خلا میں معلق محسوس کرتی ہوں۔ بابا، نہ زمین میری ہے نہ آسمان میرا ہے، ٹھکرائے جانے کی ذلت میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، اور اس سے کسی صورت رہائی ممکن نہیں۔ اب کہ وہ بری طرح رو پڑی۔ سید صاحب کا دل بری طرح دکھا تھا، وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتے تھے۔ اب تو انہیں خود بھی اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتے؟ وہ اس سے اس امید کا آسرا بھی چھین لیتے تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ میری بچی، مایوس نہیں ہوتے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب اچھا ہی کرے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اے بھیا، پورا ماہ ہو گیا تمہاری راہ دیکھتے، اب آئے ہو؟ فوزیہ نے پیار بھری ناراضی سے اپنے بھائی کو دیکھا جس کی متلاشی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ فوزیہ نے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ ابھی بھی جو 1 ماہ بعد آنے کی زحمت کی ہے، جانتی ہوں کس کی وجہ سے آئے ہو؟ جب جانتی ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہیں؟ وہ بھی شرمندہ ہوئے بغیر ڈھٹائی سے بولا۔ اب ڈیلے گھمانا بند کرو، نیچے نہیں ہے وہ۔ غفران نے برا سا منہ بنا کر پیالی میز پر رکھ دی۔ کبھی بہن بھانجیوں کی بھی خبر لے لیا کرو۔ کیا خبر لوں؟ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تو بیٹھی ہیں میرے سامنے۔ اس کے نہ ہونے کا سن کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ بات سنو غفران، تم جن چکروں میں ہو نا، ان میں کامیابی نہیں ملنی تمہیں، کیونکہ ابا جی بالکل نہیں مانیں گے۔ فوزیہ کے کہنے پر غفران نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ کبھی تو اچھی بات منہ سے نکال لیا کرو۔
मैं ठीक कह रही हूँ। आपा, मैं बहुत पहले का तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे अनाबिया चाहिए तो बस चाहिए। अब तुम अपने ससुर को कैसे राजी करती हो, बस तुम्हारा तुम्हारा सर दर्द है। वो माथे पर बल डालकर बोला, एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती कि वो उसके पीछे पड़ गए हो, सिवाय एक अच्छी शक्ल के है क्या उसके पास? तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है? उसे 1000 गुना बेहतर लड़कियां मिलेंगी। आपा, मुझे 1000 गुना बेहतर लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अनाबिया चाहिए। अगर तुम्हारे ससुर आराम से मान जाते हैं तो ठीक, वरना मैं अपने तरीके से ले जाऊंगा। उसका मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था और फौजिया को भी अंदाजा हो गया था। अरे बाबा, ये क्या मूड ऑफ करने वाली बात है? मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी। तुम अनाबिया से शादी करना चाहते हो, मैं करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए कोई उल्टी सीधी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब्बाजी से तफसीली बात कर लूंगी और मुझे पता है वो मान जाएंगे। चलो अब अपना मूड ठीक करो, मैंने वैसे भी तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। निदा, ज़रा शाइना से कहो खाना लगा दे। रिक्शे से निकलकर उन्होंने बुलंदोबाला इमारतों पर एक नज़र डालकर दोबारा हाथ में पकड़े पर्चे को देखा, जहां एक पर्चा पता दर्ज था। वो गहरी सांस लेकर सामने बनी इमारतों की तरफ बढ़ने लगे। वो काफी देर से चल रहे थे, अब तो वो हाँफने लगे थे। थक कर वो एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठ गए। बुजुर्गों, तबीयत ठीक है? वो 10 मिनट से यूं ही गर्दन झुकाए बैठे थे, जब अपने पीछे आवाज सुनकर उन्होंने सर उठाया। वो इस बिल्डिंग का गनमैन था जो कब से उन्हें यहाँ बैठा देख रहा था। बेटा, ये पता बता सकते हैं? उन्होंने हाथ में पकड़ा पर्चा उसके सामने किया। जी, यही बिल्डिंग है जहां आप बैठे हैं। सेठ साहब ने चौंक कर बिल्डिंग पर लगे बोर्ड की तरफ देखा और शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। माजरत चाहता हूँ बेटा, परेशानी में पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, किससे मिलना था आपको? वो उनका हाथ थाम कर उनको सीढ़ियां चढ़ने में मदद करने लगा। यहाँ के मालिक से मिलना था। कौन से वाले से? सेठ साहब रुक गए थे। कितने मालिक हैं? बड़े साहब कभी कभी आते हैं, छोटे साहब हैं, उनका भी पता नहीं किधर है या इधर है या नहीं। अच्छा, सईद साहब मायूसी से बोले, लेकिन आप रिसेप्शन से पता कर लें। वो उन्हें अंदर ले आया। मिस इकबाल, इन साहब को वो बॉस से मिलना है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सर से पैर तक उस खस्ता हाल शख्स का जायजा लिया। आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? वो नाक चढ़ाकर बोली, नहीं बेटा, मुझे उनसे जाती नोयत का काम है। हम्म। लड़की ने समझ कर सर हिलाया। ऐसे बहुत से लोग मदद मांगने आते थे, लेकिन इस कंपनी के मालिकान को चैरिटी का बड़ा शौक था। आपका नाम? सैयद मिर्जा। बेटा, उनसे कहना मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक मर्तबा मेरी बात सुन लें। आप बैठे, सर मीटिंग में हैं, जो ही फ्री होते हैं मैं आपको अंदर भेजती हूँ। वो शुक्रिया अदा करके लॉबी में रखे सोफे पर बैठ गए थे। उन्हें बैठे 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था। उन्हें घर से निकले भी काफ़ी वक्त हो गया था। उन्हें अनाबिया की फिक्र थी, जो यकीनन उनके लिए परेशान हो रही होगी। ये कौन है? कब से देख रही हूँ यहाँ बैठे हैं। अदीला ने रिसेप्शन पर खड़ी इकबाल से पूछा। मैम, ये सर से मिलने आए हैं, कहते हैं ज़रूरी काम है। मुझे तो कोई चैरिटी का काम लगता है। दोनों सईद साहब को देख रही थी, जो सर झुकाए गहरी सोच में गुम थे। उन्हें सर हुजैफा के पास भेज दो। अंकल, आप सर से मिल सकते हैं। सईद साहब ने चौंक कर उसे देखा और खड़े हो गए। शुक्रिया बेटा। वकार, अंकल को सर हुजैफा के रूम में ले जाओ। इकबाल ने लिफ्ट के करीब खड़े लड़के से कहा, तो सईद साहब उस लड़के के की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खटखटाते हुए उनके हाथों में कपकपी सी उतर आई थी। यस, मर्दाना आवाज़ पर उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने नज़र पड़ते ही उनके ना सिर्फ कदम रुके थे, बल्कि दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ गई थी। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे वजूद ने सरसरी सी नज़र उन पर डाली। जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? सईद साहब अब भी हैरत से 25-27 साल के लड़के को देख रहे थे। ये यकीनन वो नहीं था जिसे वो मिलने आए थे। प्लीज बैठिए। हुजैफा ने बहौर उनकी उड़ी रंगत को देखा। वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गए, और क्योंकि अगर वो एक पल भी देर करते तो शायद गिर जाते। उनकी नज़र सामने पानी के गिलास पर टिकी थी। हुजैफा ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और गिलास उठाकर उनके आगे रखा, जिसे शुक्रिया कहने के बाद वो एक ही सांस में पी गए। बेटा, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे अरबाज जिलानी से मिलना था। मैं समझा ये जिलानी इंडस्ट्री उनकी है। वो शर्मिंदा होकर बोले, आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये जिलानी इंडस्ट्री उन्हीं की है। सेठ साहब ने चौंक कर उसे देखा। बेटा प्लीज़, मुझे अनस से मिलवा दें। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे बोले सईद मिर्ज़ा आया है, वो मुझे जानते हैं। वो बेताबी से बोले, आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? सामने वाले ने संजीदगी से पूछा। तकरीबन 10-11 साल पहले। हुजैफा ने गहरा सांस लिया। उनकी वफात को 8 साल गुजर चुके हैं। सईद साहब कितनी देर सामने बैठे लड़के का चेहरा देखते रहे। कामरान जिलानी। सरगोशी के अंदाज में उनके मुंह से निकला,
तो हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उन्हें देखा। कामरान जिलानी का बेटा भी था, वो कहाँ पर है? वो बेताबी से बोले। अब की बार हुज़ैफ़ा खोजती नज़रों से उनका जायज़ा लेने लगा। आप सबको कैसे जानते हैं और क्यों पूछ रहे हैं? वो दोनों हाथ शीशे की टेबल पर जमा कर चेहरा आगे आगे किए उन्हें भगोर देखने लगा। मैं सिर्फ़ उनको बता सकता हूँ कि आप उनके बेटे हैं। वो अब बेताबी से उसके नकूश देखते हुए जैसे कुछ खोजना चाहते हों। उनका चेहरा देखते हुए उसे सरनफ़ी में हिलाया। उसने वाज़े तौर पर उन्हें मायूस होते देखा। वो अब उलझन भरी नज़रों से उस शख़्स को देख रहा था। आप वो इतना कहकर खामोश हो गए जैसे अल्फ़ाज़ ख़त्म हो गए हों। मैं यहाँ काम करता हूँ। उसके कहने पर सईद साहब ने सर इस बात में हिलाया। क्या मैं उनके बेटे से मिल सकता हूँ? वो इस वक़्त यहाँ पर नहीं। आपको जो काम है मुझे बताएँ, अगर हो सका तो आपका पैगाम पहुँचा दूँ। उसकी बात पर सईद साहब के चेहरे पर कशमकश के आसार नज़र आए थे, लेकिन फिर जैसे गहरा साँस लेकर उसे देखा। उनसे कहिएगा उनकी अमानत मेरे पास है। बहुत सालों तक उसकी हिफ़ाज़त की है, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मरने से पहले उसको उसके वारसों के हवाले करना चाहता हूँ। कैसी अमानत? हुज़ैफ़ा के सवाल पर सईद साहब कितनी देर उसे देखते रहे। आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। सईद साहब ने सर झुका लिया। इफ़्फ़त गुल की बेटी उस इस घर की अमानत मेरे पास है। उनसे कहें वो उसे आकर ले जाए। ठीक है, अगर उनसे मुलाकात हुई तो मैं बता दूँगा, वो रुखाई से बोला, जिसका मतलब था अब वो जा सकते हैं। वो शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। बेटा, आपका इतना टाइम लेने पर माज़रत चाहता हूँ। वैसे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन फिर भी आप मेरा नंबर रख लें। उन्होंने पर्ची पर लिखा नंबर टेबल पर रख दिया। उसने महज़ सर हिलाकर सामने पड़े लैपटॉप की स्क्रीन ऑन कर दी। सईद साहब मायूसी से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही हुज़ैफ़ा ने लैपटॉप ऑफ कर दिया था। उसके चेहरे पर वाज़िह तौर पर सोच की परछाई थी। अनाबिया ने परेशानी से अपने दोनों हाथों को मसलते हुए घड़ी की तरफ देखा, जहाँ शाम के 6 बज रहे थे। सुबह से शाम हो गई थी और सईद साहब का कुछ पता नहीं था। ऊपर से मोबाइल भी वो घर छोड़ गए थे। उनकी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे उनसे राब्ता करे। उसे उनकी फ़िक्र हो रही थी। बुरे अंदेशों के साथ शाम के साए भी उसे होला रहे थे। तभी सीढ़ियों पर आहट महसूस करके वो बेताबाना अंदाज में बढ़ी। लेकिन सीढ़ियों में खड़े गुफरान को देखकर बेसाख्ता रुकी थी। उसे यूं आगे बढ़ता और रुकता देखकर वो मुस्कुराता हुआ बाकी सीढ़ियां भी अबूर करके उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कोई इतनी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। गुफरान की फिदा होती नजरें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही हूँ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे भूत देख लिया हो। कहते हुए वो करीब रखे सोफे पर बैठ गया। अनाबिया मजीद परेशान होकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। अंकल नजर नहीं आ रहे। उनके कमरे की तरफ नजर डालते हुए वो पूछने लगा। मुसलसल खामोशी पर उसे उसे बगौर देखा। कुछ पूछा है? वो घर पर नहीं है। उसके मुसलसल घूरने पर उसे बोलना पड़ा था। तभी वो टांग पर हाथ मारकर बोला। फिजा में सुकून सा महसूस हो रहा था। उसके कहने पर डर के बावजूद अनाबिया ने गुस्से से उसे देखा और उसके घूरने पर वो कैका लगाकर हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। उसके कहने पर वो मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? उसे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता देखकर वो तेजी से खड़ा हुआ था। मैं नीचे आंटी के पास जा रही हूँ, वो घबरा कर तेजी से बोली। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम नीचे जा रही हो? बाबा घर पर नहीं है। वो हनूज घबराई हुई थी। वो उसका चेहरा देखता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। वो रोहानसी होकर उसे देखने लगी, जो बिल्कुल सीढ़ियों के आगे फैल कर खड़ा था। लेकिन मुझे जो कहना है वो तो मैं कह कर जाऊंगा। 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटते हुए, लेकिन तुम और तुम्हारे बाबा टस से मस नहीं हो रहे। क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारा हाथ, वो भी बहुत शराफत से। हालांकि इतनी शराफत मुझे खुद हजम नहीं हो रही। आखिरी लाइन वो सिर्फ बुड़बुड़ाया था। इतने टाल मटोल की वजह पूछ सकता हूँ? एक तो वो पहले ही सईद साहब की इतनी लंबी गैर हाजिरी की वजह से परेशान थी। दूसरा, वो ना सिर्फ उसके सामने खड़ा था बल्कि उससे जवाब भी मांग रहा था। उसने बेख्तियार किसी के आने की दुआ की थी। वो शायद कबूलियत की घड़ी थी। निदा की सूरत सीढ़ियों पर नमूदार हुई थी। उसने एक नज़र गुफरान पर, दूसरी नज़र उसके रूहान से चेहरे पर डाली और एक तंजिया और जताती मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। मामू, अम्मी आपको बुला रही हैं, खाना तैयार है, उसने कहते के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया था, जिस पर गुफरान एक नज़र उस पर डालकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अनाबिया ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखकर अपनी रुकी सांसें बहाल की थीं। वो खाने की ट्रे लेकर वापस आई तो सईद साहब सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए उसी पोजीशन में बैठे थे, जैसे वो 15 मिनट पहले छोड़ कर गई थी।
وہ ٹرے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا جب کافی دیر تک وہ ویسے ہی بیٹھے رہے تو اس نے پریشانی سے انہیں پکارا۔ سید صاحب نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسے سامنے دیکھ کر مسکرا دی اور کچھ کہے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انابیہ بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کھاتے ہوئے بھی کسی سوچ میں گم تھے۔ بابا کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں تو، وہ سر جھٹک کر بولے، بس تھک گیا ہوں۔ آپ صبح جلدی چلے گئے تھے، بتا کر بھی نہیں گئے۔ موبائل بھی یہیں چھوڑ گئے، مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی۔ جانتا ہوں بیٹا، بس جلدی میں موبائل گھر بھول گیا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانے کے بعد پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بس اتنی ہی بھوک تھی، ایک کپ چائے کا پلوا دو، پھر میں سوؤں گا، تھک گیا ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹی وی آن کر دیا تو وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں تھکاوٹ اتنی نہیں تھی جتنی مایوسی تھی، یا شاید مایوسی سے زیادہ پریشانی تھی۔ ایک آس تھی کہ جیلانی فیملی کے ملتے ہی آسانی سے نہ صحیح، مشکل سے ہی صحیح معاملہ حل ہو جائے گا۔ اتنے سالوں کی تلاش کے بعد انہیں جیلانی فیملی کی خبر ملی تو وہ کتنے خوش تھے۔ انہیں لگا وہ وقت آ گیا جب وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے خود کو مایوسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ خاندان کے مین دو افراد جو اس راز کے گواہ تھے وہی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک وہی تھے جو انابیہ کی آس کو زندہ رکھے تھے۔ اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے انابیہ کو سب بتائیں، لیکن انابیہ کو کچھ بھی بتانے سے پہلے انہیں ایک آخری کوشش ضرور کرنی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی پرجوش آوازوں کے ساتھ اشتہا انگیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر گھما کر ان کی طرف دیکھا، جہاں گھر والوں کے ساتھ یقیناً کچھ مہمان بھی تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا کر لان میں موجود ہجوم کی طرف بڑھا۔ لو، حذیفہ بھی آ گیا۔ اس پر سب سے پہلی نظر کلثوم کی پڑی تھی۔ جواباً سب کی نظریں اس کی طرف گھوم گئی تھیں، لیکن اس کی نظریں ایک چہرے پر رک گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر وہ بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بھائی، حذیفہ خوشی سے کہتا ہوا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ آپ کب آئے اور مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو لینے ایئرپورٹ آتا۔ اگر بتا دیتا تو سرپرائز تو نہ رہتا، اور تم سب کے چہروں پر جو مجھے ایکسپریشن دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کیسے ملتے؟ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی نظر ایک اجنبی چہرے پر پڑی جو بڑی دلچسپی سے اس ملاقات کو دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ، پہچانا کون ہے؟ کلثوم کے پوچھنے پر اسے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے الہام نہیں ہوتے۔ نثار بھائی کی بیٹی انم ہے، پاکستان گھومنے آئی ہے۔ رخسانہ کے تعارف کروانے پر اس نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا تھا، جبکہ اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد حذیفہ نے ہلکے سے تھام کر چھوڑ دیا تھا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ طالب کے پوچھنے پر اسے سر ہلایا تھا۔ اچھا جا رہا ہے، اب آپ آ گئے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ وہ جو انٹرچینج کے قریب پلازا کی کنسٹرکشن کا کام تھا وہ ٹھیک جا رہا ہے؟ تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، لیبر کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی، لیکن اب انڈر کنٹرول ہے۔ خدا کے لیے کام کی باتیں گھر میں مت کیا کرو، سارا دن کم ہوتا ہے کام کی باتیں کرنے کے لیے، کم از کم گھر میں تو سکون سے بیٹھو۔ شمسا کے ٹوکنے پر وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ حذیفہ نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی جب سب مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے حذیفہ، کوئی پریشانی ہے؟ طالب نے بغور اس کا الجھا انداز دیکھا جو اس کے پوچھنے پر سب حذیفہ کو دیکھنے لگے۔ نہیں بھائی، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، اب فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو طالب پہلے سے بیٹھا یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ بھائی، آپ ابھی ریسٹ کرتے؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار، کل سے تم لوگ ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے میں امریکہ سے پیدل چل کر آیا ہوں، یا پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا ہے میں نے، وہ قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ لگتا تھا اس سے پہلے بھی وہاں موجود تینوں خواتین بھی اس سے لگ بھگ ایسی بات کر چکی تھیں۔ تو برا کیا ہے؟ تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے میری بہتری کس میں ہے، رخسانہ کو جواب دیتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ کلثوم اور شمسا نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور انم جو اٹھ کر تمہارا پوچھے گی، اسے تو تم یہاں سیر کروانے لائے تھے۔ اب کی بار طالب نے چائے کا گھونٹ لیے بغیر کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ ممی، نہ تو میں گائیڈ ہوں اور نہ اس کا نوکر، پہلے بھی آپ کے کہنے پر میں نے ایک مہینہ امریکہ میں ویسٹ کیا۔ یہاں اپنے بزنس کے 100 کام تھے جنہیں حذیفہ کے سپرد کر کے آپ کے بھائی کے اونگے بونگے کاموں کے لیے مجھے جانا پڑا۔ وہ تو جو ڈرامہ کمپنی ہے سو ہے، آپ بھی کم نہیں، اتنا رو دھو کر
ड्रामा किया, मेरा भाई बीमार है, हार्ट सर्जरी है। मैं समझा पता नहीं कितना सीरियस मामला है, शायद मामू का आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन वो वहां हट्टे कट्टे बीवी के पहलू में बैठे सालियों के हाथ के ऑयल से भरे समोसे खा रहे थे। हुज़ैफ़ा तो पहले ही कप की आड़ में अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था, लेकिन अब उसके अंदाज पर कुलसूम और शम्सा भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी थीं, जबकि रुखसाना होंठ भींचे अपने बेटे की गुफ्तगू हजम करने की कोशिश कर रही थी। नंद और देवरानी की हंसी पर खशमगी नज़रों से उन्हें देखा तो दोनों ने बमुश्किल खुद को संजीदा किया। एहसान नहीं किया तुमने, तुम्हारे इकलौते मामू हैं, अगर उनका बेटा होता तो वो कभी तुम्हारा एहसान ना लेते। उन्होंने लहजे को रिक्कत आमेज़ बनाते हुए कहा, अम्मी, उनकी 3 अदद बेटियां हैं, जो किसी तौर पर लड़कों से कम नहीं। और दूसरा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मामू की कोई हार्ट सर्जरी नहीं हुई और ना हार्ट ट्रबल, एसिडिटी प्रॉब्लम थी, जिसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। मैं तो अगले हफ्ते ही आ जाता, लेकिन हर हफ्ते उनका कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता था और अब जब मैं वापस आ रहा था तो अपनी बेटी मेरे साथ चिपका दी। शर्म करो तालिब, कज़न है तुम्हारी, बचपन की दोस्त है और तुम्हारी और पसंद करती है तुम्हें, और तुम भी तो पसंदीदगी का इज़हार कर चुके हो। तभी तभी तो भाई तुमसे इतनी उम्मीदें लगा बैठे हैं, रुखसाना का अंदाज़ जताता हुआ था। दोस्ती, कज़न और पसंदीदगी ऐसे फैक्टर नहीं कि इंसान आप पर हावी होने की कोशिश करे, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कभी भी खुद पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपने नहीं देता और ना ज़बरदस्ती के रिश्ते का कायल हूँ। उसने दो टोक अंदाज में बोलकर नैपकिन से मुंह साफ किया और कुर्सी धकेलकर खड़ा हो गया। हुज़ैफा, जो कब का नाश्ता खत्म कर चुका था, उसके उठते ही खड़ा हो गया। वो दोनों लाउंज से गुजर रहे थे जब कासिम तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ उनके पास आया। भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं? तालिब के माथे पर बल पड़े थे, जबकि कदरे पीछे खड़े हुज़ैफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्यों नहीं जा सकता? कासिम उसके उखड़े लहजे पर गड़बड़ा कर रह गया। नहीं भाई, जा सकते हैं। वो शर्मिंदा होकर सर खुजाने लगा। ऐसा करना, शाम को तुम और नगीन अनम को बाहर ले जाना। जी भाई। उसके बोलने पर वो उसके सर पर चपत लगाकर बाहर निकल गया। भाई का मूड क्यों ऑफ लग रहा था? कासिम ने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए उन तीनों पर एक नजर डाली। उसका मूड कब ऑफ ऑफ नहीं होता? रुखसाना ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा, तुम्हें जब पता है तो क्यों इस उससे बहस करती हो? शमसा ने कहने के साथ नाराजगी से उन्हें देखा। आपा, ये बहस थी, मैं माँ हूँ उसकी, उसका भला चाहती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ वो शादी करे तो बुरा क्या है? और अनम में क्या बुराई है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मेरी भतीजी है, और ऊपर से अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर। लोग तरसते हैं ऐसे रिश्ते को, और यहाँ बात शुरू करो तो लाडले का मूड ऑफ हो जाता है। बड़ी मम्मा, भाई नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। कासिम की शरारत पर जहाँ शमसा की हंसी निकली, वहीं कुलसूम और रुखसाना ने गुस्से से देखा। कासिम कुलसूम के घूरने पर उसे बुरा समूह बनाया। मजाक कर रहा था मम्मी। रुखसाना, यूं गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम जानती हो तालिब से तुम जबरदस्ती से कुछ मनवा नहीं सकती। बेशक अनम अच्छी लड़की है और तालिब की उससे दोस्ती है, और जब तुमने उससे बात की थी उससे इनकार भी नहीं किया था, मतलब उसे कोई एतराज नहीं, तो बार बार एक ही बात करके उसे जिद मत दिलाओ। शमसा ने धीरज से उन्हें समझाया था। आपा, मैं बस उसकी खुशी चाहती हूँ, और जब तक उसका घर नहीं बस जाता मुझे सुकून नहीं आएगा, आप जानती हैं। वो उनकी आंखों में देखते हुए बोली। शमसा ने उनकी बात समझते हुए गहरा सांस लिया, जबकि कुलसूम ने मेज पर रखे उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उनको तसल्ली दी थी। बाहर जाने से पहले वो नीचे बने लाउंज की तरफ आए थे, जहां सोफे पर बैठी फौजिया चाय पीने के साथ फोन भी सुन रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता दो। वो दरवाजे के करीब खड़े होकर पूछने लगे। बाद में करती हूँ, कहकर फौजिया ने फोन बंद कर दिया और कप साइड टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। अबर जी, मुझे आपसे बात करनी थी। उनके दो टोक अंदाज पर सईद साहब ने एक गहरा सांस लिया। वो जानते थे उन्हें क्या बात करनी है। बहू, अभी मुझे जरूरी काम से जाना है, शाम में बात करते हैं। उनका अंदाज सरासर टालने वाला था। लेकिन मुझे अभी करनी है तो मेहरबानी करके बैठ जाए। उनके अंदाज पर चारों नाचार सईद साहब को बैठना पड़ा। अब्बा जी, बहुत दफ़ा बहुत तरीके से मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। गुफरान अनाबिया से शादी करना चाहता है, पर हर बार आप मुझे टाल देते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं तो पसंद वो भी मुझे नहीं, लेकिन मैं गुफरान की वजह से मजबूर हूँ। उसकी एक ही जिद है, वो अनाबिया से शादी करेगा, और ये तो आप भी जानते हैं। वो जिद का कितना पक्का है, मैंने उसे हर तरह से समझा कर देख लिया है, पर वो मान नहीं रहा। उसका कहना है अगर आप आराम से मान जाते हैं तो ठीक, वरना वो जबरदस्ती भी ये काम कर सकता है। सैयद साहब, जो सर झुकाए उनकी बातें सुन रहे थे, झटके झटके से सर उठाकर उन्हें देखा।
अब्बा जी मुझे बताएं, मेरे भाई में किस बात की कमी है जो आप यूं टाल मटोल कर रहे हैं? अपना घर है, गाड़ी है, चलता कारोबार है, और सबसे बढ़कर अनाबिया को चाहता है। तुम्हारा भाई कैसा है बहू, तुम खुद भी जानती हो। जो काम वो करता है, जिस तरीके से कमाता है, तुम भी जानती हो, और जो उसकी आदतें हैं वो भी तुम्हें पता है। खुद दो बेटियों की माँ हो, अपने ईमान से बताना, ऐसा दामाद तुम्हारी पसंद होता? सईद साहब का कहना ही था कि फौजिया, जो बड़ी मुश्किल से महज़िब तरीके से बात कर रही थी, उन्हें पतंगे लगे थे। मेरी बेटियों को बीच में मत लाएं, वो उंगली उठाकर जैसे उन्हें तंबी करती हुई बोली। मेरी बेटियों का उस आवारा माँ की बेटी से क्या मुकाबला, आप जितना भी छुपा लें। क्या उसकी माँ के करतूतों का मुझे नहीं पता? नहीं, बल्कि मुझे क्या, सारी दुनिया को पता है। हता कि उस नाजुक फूलों की रानी और पाक दामन बीबी जिसका मुकाबला आप मेरी बेटियों के साथ कर रहे हैं, उसके तो बाप का भी पता नहीं, जबकि मेरी बेटियों के साथ उनके बाप का नाम और हवाला दोनों मौजूद है। फौजिया का गुस्से के मारे, जबकि सईद साहब का ज़ब्त के मारे चेहरा लाल हो चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के माँ बाप का भी पता है, और मर्द की कमाई देखी जाती है, और लोगों के नज़दीक ये बात अहमियत रखती है। उसके पास कितनी दौलत है, कैसे आई, उससे किसी को क्या मतलब? मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं। अभी बाहर निकलूँ ना, तो आपकी लाडली से ज़्यादा खूबसूरत और साहिब हैसियत लड़की यूं मिनटों में लोग देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाई की आंखों पर उसके हुस्न की पट्टी बन चुकी है। वो अंधा हो चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जायज़ है या नाजायज़। बस बहू, उससे पहले वो मजीद जहर उगलती, सईद साहब ने गुस्से से हाथ उठाकर उन्हें रोका। जो बात तुम नहीं जानती उसके बारे में इतने बड़े बोल ना बोलो। बहू, उस बच्ची के लिए हमेशा इतनी बेरहमी बरतती हो, डरो अल्लाह से। अब डरूं भी मैं? करतूत माँ बेटी के अजीब, और डरूं मैं? माँ ने पता नहीं शादी की भी थी या नहीं, और बच्ची लेकर आ गई, और बेटी खूबसूरती कैश करवाती है। मोहल्ले का हर लड़का उसके पीछे, इतनी नेक है, तो लड़के कैसे उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं? बस करो बहू, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े बोल ना बोलो। उसका बाप है और बहुत मोअज़्ज़िज़ और अमीर आदमी है, इतना अमीर कि तुम्हारी सोच है। गुस्से के मारे वो बोल पड़े थे। अच्छा, उनकी बात को फौजिया ने हवा में उड़ाया था। तो कहाँ है उसका बाप? चलो, करोड़ों की जायदाद को छोड़ो, नाम ही दे देता। क्यों बाप की जगह उसका नाम अनाबिया गुल है? कोई अहमद, सरफराज, मुश्ताक क्यों नहीं है? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली थी। तुमसे बात करना बेकार है। सईद साहब ने गुस्से से सर झटका। बात को टाले नहीं अब्बाजी, ये मैं और मेरा भाई हैं जो इतनी चाहत से रिश्ता मांग रहे हैं, वरना ऐसी लड़कियों को कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। मुझे तुम्हारे या तुम्हारे भाई की चाहत की जरूरत नहीं। मेरी अनाबिया चाहे जाने के काबिल है, और उसके वारिस, उसके महरम उसे पूरी चाहत से लेकर जाएंगे। वो उनकी आंखों में देखते हुए इतने यकीन से बोले कि वो साकित खड़ी रह गईं। उनके जाते ही वो जैसे होश में आई, उन्होंने तेजी से मोबाइल उठाया था। वो दोनों हाथों में सर गिराए पार्किंग के फुटपाथ पर बैठे थे। उन्हें 1 माह से ज़्यादा हो गया था यहाँ आते। पहली दफ़ा के बाद से उन्हें दोबारा अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब तो उन्हें देख कर गार्ड भी माथे पर बल डाल देता था। अब भी उसके रूखे लहजे पर वो मायूस होकर पार्किंग में आ गए थे। फौजिया के सामने वो इतने बड़े दावे कर आए थे, लेकिन अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मर्दाना आवाज़ पर उन्होंने नज़रें उठाकर सामने देखा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनमें रूह फूंक दी हो। वो तेज़ी से उठकर उसकी तरफ बढ़े, जो अपने सेक्रेटरी और ड्राइवर के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। सामने से आते शख्स को देख कर न सिर्फ ठिठका बल्कि रुक गया, और उसके रुकते ही उसके साथ चलते दोनों अफराद भी रुक गए थे। आप दोनों गाड़ी में मेरा वेट करें, मैं आता हूँ। उस शख्स को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसे तेजी से कहा, तो वो दोनों उस शख्स को देख कर आगे बढ़ गए। आप दोबारा आ गए। दोनों हाथ ट्राउजर की जेबों में डालते उसे सईद साहब को देखा। बेटा, मैं रोज ऑफिस आता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं देते। वो बड़ी आजिज़ी से बोले, क्या काम है आपको मुझसे? उसका लहजा बहुत रूखा था। वो अरबाज गिलानी, मैं आपको बता चुका हूँ। हुज़ैफा उनकी बात काट कर बोला, बेटा, किसी एक इंसान से जो उनके घर का हो मुझे मिलवा दें। देखिए, मैं आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं। अगर आपको कुछ माली मदद चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। सईद साहब की आंखें नम हुई थीं। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी अमानत उन तक पहुंचानी है। मैं आपका वो पैगाम ऑलरेडी उन तक पहुंचा चुका हूँ। क्या नाम है? वो सोचने लगा। इफ़्फ़त गुल। वो उस नाम की औरत और उसकी बेटी को नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो वो इस रिश्ते को ऑन नहीं करना चाहते। आप समझ गए होंगे। सो आप आज़ाद हैं, जैसे चाहें, जो चाहे उस लड़की के लिए कर सकते हैं। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, तो सईद साहब कितनी देर बेयकीनी से उसका चेहरा देखते रहे। उन्होंने ऐसा कहा कि वो आज़ाद करते हैं उसे, वो नहीं जानते। उन्होंने खुद कलामी की, लेकिन हुज़ैफा ने सुन ली थी। जी, ऐसा ही है। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। अब आप दोबारा यहाँ आकर मुझे परेशान नहीं करेंगे।
उसके कहने पर उन्होंने सर झुका लिया, क्योंकि वो उसके सामने रोना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों से दो कतरे गिरे थे जो उसकी नजरों से मख्फी नहीं रहे थे। उसने बेसाख्ता पहलू बदला और बिना रुके तेजी से चलता कार की तरफ बढ़ा। सर, कौन था ये शख्स? उसके बैठते ही नवीद, उसके सेक्रेटरी, ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, लेकिन उसका अंदाज मुतजस्सिस था। हुज़ैफा ने टेढ़ी और गुस्सीली नज़र उस पर डाली तो वो सॉरी कहकर सीधा हो गया। जब उनकी गाड़ी पार्किंग से निकली, सईद साहब वहीं खड़े थे। उन्हें दोपहर से शाम हो गई थी। वो यूं ही सड़कों पर खुआर हो रहे थे, लेकिन कब तक वो यूं ही हकीकत से नजरें चुरा सकते थे? उन्हें घर जाना था। अनाबिया को हकीकत बतानी थी, लेकिन वो खुद में हौसला नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिर कब तक? वो थक हार कर घर की तरफ चल पड़े थे, लेकिन शायद अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही उन्हें गुफरान और फौजिया की शक्ल नजर आई थी। पता नहीं क्यों उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम चचा जी। उन्हें देख कर गुफरान खड़ा हुआ और हाथ के इशारे से अपने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। वो बगौर दोनों को देखते हुए बैठ गए। चचा जी, बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। मैं अनाबिया से शादी करना चाहता हूँ और पिछले 2 सालों से मैं मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, और आप मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। जो भी हूँ, जैसा हूँ, आपके सामने हूँ। इनकार की वजह से तो नहीं बनती, और आज आपा को आपने साफ इनकार कर दिया। ये कहकर कि वो बड़े इज्जतदार मोतबर घराने से ताल्लुक रखती है। अगर उसका ताल्लुक मोतबर घराने से है तो कमीन कमीन तो मैं भी नहीं। अब के वो दांत पीस कर बोला, जैसे बड़े ज़ब्त से बात कर रहा हो। बहरहाल उसने बालों में हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स किया। आप मुझे उसके सो कॉल्ड मोअज़्ज़िज़ खानदान का पता दें, जिनका पिछले 10 सालों से हमें क्या अनाबिया को भी नहीं पता। मैं खुद उनसे जाकर अनाबिया का हाथ मांग लेता हूँ, फिर तो आपको वो एतराज़ नहीं होगा। वो कदरे आगे को झुककर उनके सोते हुए चेहरे को देख रहा था। कुछ घंटे पहले का मंजर फिर उनकी आंखों के आगे चलने लगा। उम्मीदें तो सब खत्म हो गई थी। वो उसे हाँ नहीं करना चाहते थे, पर ना भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा, जो उनके जवाब का मुंतजिर था। बेटा, उसकी माँ उसे मेरे पास अमानत के पर छोड़ कर गई थी कि उसे उसके वुरसा के हवाले कर दूं। वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे। वही तो कह रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं उसके खानदान वालों का पता। आपके वो सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं जानता उन्हें। वो नजरें और सर झुकाकर बोले तो गुफरान गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्त से टिक गया, जबकि खामोश बैठी फौजिया ने इस्तेज़ाइया अंदाज में अबरू उचकाए। जब आप जानते ही नहीं तो इतना लंबा ड्रामा क्यों? और जहां तक उसकी माँ की बात है तो वो औरत, वो तंजिया बोली, मर चुकी है। मरे हुए लोगों के साथ उनकी बातें भी खत्म हो जाती हैं। सईद साहब झुके सर के साथ चौंके थे। अब आप उसके सरपरस्त हैं, फैसला आपका होगा, जो कि मजबूरन या खुशी से आपको मेरे हक में करना होगा। और अनाबिया को आप कैसे मेरे हक में राजी करते हैं, वो भी खुशी से, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और मजीद टाइम नहीं आपके पास। 7 दिन, ठीक 7 दिन बाद जुम्मा वाले दिन हमारा निकाह होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आप अनाबिया को राजी ना कर सके या कोई गेम खेलने की कोशिश की तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो अपनी कमीज झटकता हुआ खड़ा हो गया। उसके निकलते ही फौजिया भी उठकर उसके पीछे गई थी, जबकि वो कितनी देर वैसे ही साकित बैठे रहे। बिस्तर पर करवट बदल बदल कर अब उसका जिस्म दुखने लगा था। तंग आकर वो उठ बैठा। उसने पीछे की तरफ मुड़कर अपना मोबाइल उठाया। रात के 3:30 बज रहे थे। उसने गहरा सांस लेकर टांगे बेड से नीचे लटका ली। कितनी देर यूं ही बैठा रहा और फिर टी शर्ट पहनता हुआ बाहर निकल गया। पूरे घर में खामोशी फैली थी। यकीनन सब सो रहे थे। वो टीवी लाउंज से होता हुआ बाहर लॉन में आ गया। गहरे सांस लेते हुए उसे ताज़ा हवा अंदर उतारते हुए अपनी घुटन कम करने की कोशिश की थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसे मुड़ कर देखा, और शम्सा को अपनी तरफ आता देख कर वो कुछ हैरान हुआ। फुप्पो, आप जाग रही हैं? नहीं, अभी उठी थी, तुम पर नजर पड़ी तो बाहर आ गई। वो अब उसके साथ साथ चल रही थी। बस नींद नहीं आ रही थी। वो थकी हुई आवाज में बोला, क्यों? पता नहीं। उसने दोनों हाथों से बालों को संवारा। मैं देख रही हूँ, जब से इस्लामाबाद से आए हो परेशान लग रहे हो। अब ये मत कहना नहीं हो, साफ नजर आ रहा है। उसे मुंह खोलता देख कर उन्होंने फौरन टोक दिया था। मुझसे ऑफिस में कोई सईद मिर्जा मिलने आए थे, कहने के साथ उसने उनका चेहरा देखा, जो नॉर्मल था। आप जानती हैं इस नाम के किसी शख्स को? नहीं। शम्सा ने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। मैं तो पहली बार ये नाम सुन रही हूँ, लेकिन वो हमारी सारी फैमिली को जानता था। अच्छा। वो हैरान हुई। वो इफ़त गुल की बात कर रहे थे। अब की बार शम्सा ना सिर्फ रुक गई थी, बल्कि चौंक कर उसे देखने लगी। इफ़त गुल की क्या बात? उन्होंने कहा, उसके पास इफ़त गुल की बेटी है जो उसके पास अमानत है। वो हमें लौटाना चाहता है। शम्सा को बेगम को लगा जैसे उनका सारा वजूद जलजलों की जद में आ गया। वो बेसाख्ता नीचे बैठ गई थी। फुप्पो, आप ठीक हैं?
ان کے نیچے بیٹھنے پر حذیفہ پریشان ہو کر دوزانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عفت گل اس کے ساتھ تھی؟ ان کی آواز بہت ہلکی تھی۔ نہیں۔ اور اس کی بیٹی؟ نہیں۔ اسے پھر وہی لفظ دہرایا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا میں کسی کو نہیں جانتا۔ شمسا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ہوش حواس بحال ہوئے انہوں نے بغور سامنے بیٹھے حذیفہ کو دیکھا۔ بات سنو حذیفہ، اس بات کا ذکر تم کبھی گھر میں نہیں کرو گے۔ یہ آج آخری بار تمہارے اور میرے درمیان بات ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا عفت گل زندہ ہے یا نہیں، لیکن ہمارا اس سے یا اس کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھپھو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لینا دینا تو ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ خود پر قابو رکھو حذیفہ، شمسا اب کے سختی سے بولی۔ عفت گل وہ ناگن ہے جو ہماری خوشیاں ثابت نکل گئی تھی، اور وہ جو بیٹی جسے وہ ہماری امانت کہہ رہی ہے، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے جو وہ ہمارے سر منڈنا چاہ رہی ہے۔ وہ حکارے سے بولی۔ تمہاری کچھ نہیں لگتی وہ؟ پھپھو اس کا ایک اور رشتہ بھی ہے اس گھر اور اس گھر کے گھر والوں کے ساتھ۔ حذیفہ کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ جس سے رشتہ جڑا ہے وہ مانے گا؟ ان کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس گھر میں دوبارہ طوفان آ جائے، جس رشتے کی تم بات کر رہے ہو وہ جڑے گا نہیں، بلکہ کئی زخموں کو پھر کرید دے گا، اور سب سے زیادہ واویلا تمہاری ماں مچائے گی۔ اس گھر کی عورتوں کو نفرت ہے عفت گل سے اور اس کی بیٹی سے، اور اگر اس کی بیٹی یہاں آ گئی تو… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ حذیفہ کا سر بھی جھکا تھا۔ پھپھو میں اچھا فیل نہیں کر رہا۔ میرے انکار پر جو نا امیدی اس بوڑھے شخص کے چہرے پر اتری تھی، وہ میری نظر میں مجھے مجرم بنا دیتی ہے، اور بس پرسوں جب میں ان سے روڈ ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سو نہیں پا رہا، پتہ نہیں وہ واقعی مجبور ہوں، عفت گل یا اس کی بیٹی کس مشکل میں ہوں۔ وہ واقعی مضطرب لگ رہا تھا۔ اس کی اتنی بے چینی شمسا کو پریشان کر رہی تھی۔ حذیفہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا۔ تم سب چیزوں کے گواہ ہو جو ہم نے برداشت کی ہیں، ساری عمر کی محرومی، یہ یتیمی تم نے دیکھی ہے، یہ اس عورت کی وجہ سے ہے۔ وہ قابل رحم نہیں ہے، سو پلیز خود کو کنٹرول رکھو۔ بہت مشکل سے سب نارمل ہوا ہے، گھر میں خوشیاں آ رہی ہیں، سو پلیز میرے بچے اپنے دماغ پر ایسے یہ بوجھ اتار دو کہ تم کسی کے مجرم ہو۔ مجرم ہماری عفت گل ہے، ہماری زندگی کا سیاہ باب ہے جسے اب کوئی یاد کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا بھول جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر بولی تو وہ سر ہلا کر مسکرا دیا، جبکہ کمرے میں آتے ہی ان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو گئے تھے۔ برسوں پہلے جو راز دفن ہو گئے تھے انہیں دفن ہی رہنا چاہیے تھا۔ کئی دن سے ان کے سینے میں ہلکا ہلکا درد تھا، لیکن پرسوں سے درد کچھ زیادہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ابھی بھی درد کی ایک شدید لہر ان کے سینے میں اٹھی، جیسے انہوں نے ہونٹ بھینج کر برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ دیر بعد درد خود بخود کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے جان ہوتے ہاتھوں کے ساتھ پانی کا گلاس پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تبھی انابیہ سبزی کی ٹوکری لے کر ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بغور اسے دیکھ رہے تھے جو پتہ نہیں کون سا قصہ انہیں سنا رہی تھی۔ مسلسل خاموشی پر اسے سامنے دیکھا جو زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا میں آپ کو کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا؟ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب تم چھوٹی تھیں تو گن کے 4-5 جملے بولتی تھی، اب تو بمشکل چپ ہوتی ہو۔ ان کا انداز شرارتی تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتا سارا دن میں خاموش ہی ہوتی ہوں۔ میں ہوتی ہوں اور یہ دیواریں، آپ آتے ہیں تو کوئی بات کرنے والا کوئی ملتا ہے۔ اس سے عام سے انداز میں بات کی تھی پر انہیں بہت محسوس ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا مذاق کر رہا تھا، تم تو میری بولتی مینا ہو جس کی وجہ سے میرے گھر میں اور میری زندگی میں رونق ہے۔ انابیہ نے پیار سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا ہے بابا، جب میں بولتی ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اسی لیے میں زیادہ باتیں کرتی ہوں، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ میری بیٹی باتیں اتنی پیاری کرتی ہے، کیسے خوشی نہیں ہوگی؟ ان کی بات پر اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ بولنا تو میں نے آپ کے پاس آ کر سیکھا ہے بابا، ورنہ میری باتیں تو میری ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ پہلے ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، جب کبھی وہ گھر میں ہوتی تو انہیں میری موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی، باتیں تو دور کی بات ہے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو میرے پاس ان سے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو پرانی باتیں، یہ بتاؤ آج کیا بنا رہی ہو؟ انہوں نے بات بدل دی۔ وہ سبزی کاٹ کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں جوتے پہنتے دیکھ کر اسے پوچھا۔ واجد کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوست کا نام لیا۔ اچھا جلدی آئیے گا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ اسے کہنے لگے تھے نیچے چلی جایا کریں، لیکن ان کا رویہ یاد آتے ہی وہ رک گئے اور سر ہلا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔
चाय की प्याली सामने मेज पर रखते हुए उन्होंने बगौर सर झुकाए सईद साहब को देखा। परेशान लग रहे हो? उनके सामने बैठे वाजिद साहब ने सवाल किया। हाँ, उन्होंने इनकार नहीं किया था। खैरियत है? वाजिद साहब के पूछने पर उन्होंने मुख्तसरन उन्हें जिलानी फैमिली के बारे में बताया था। फिर तुमने अब क्या सोचा है? सोचने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। वो मायूसी से बोली। पहले अनाबिया को लेकर परेशान था, क्या बताऊं उसको, और अब फौजिया और उसके भाई ने नया शोशा छोड़ दिया है। मैं कैसे उन्हें सब बताऊं? वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। गुफरान मुझसे उसके अपनों का सबूत मांग रहा है। तो क्या कहूँ, वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गए हैं, और जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। उस लड़के ने कहा, अनाबिया आज़ाद है, मतलब उन लोगों ने उसे ऐसा कहने को कहा होगा। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ वाजिद। वो अब चेहरा उठाकर उन्हें देखने लगे। गुफरान अनाबिया से शादी करना चाहता है। तुम बताओ, मैं कैसे जानते बूझते उस बच्ची को उसके निकाह में दे दूं? वो तो उसके साय से भी खौफ खाती है। और मैं जो उसे उसके अपनों की कहानी सुनाता था, जिसके इंतजार में वो कितने सालों से है, कैसे उसे कह दूं वो हकीकत नहीं, फरेब था। भूल जाओ सब, क्या भूलना इतना आसान है? कहकर वो खामोश हो गए थे। कुछ देर के बाद कुछ याद आने पर उन्होंने जैसे चौंक कर वाजिद साहब को देखा था। वाजिद, कुछ अरसा पहले तुमने भी अनाबिया के लिए ख्वाहिश का इजहार किया था। हाँ, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। हाँ, तब बात और थी। क्या फ़हीम अब भी अनाबिया से शादी करना चाहता है? वो बड़ी उम्मीद से वाजिद साहब का चेहरा देख रहे थे, जिनके चेहरे का रंग फीका हो गया था। तुम उससे बात करो, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वो अब नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर चुकी है। वो उनसे नजरें नहीं मिला रहे थे, और सईद साहब जानते थे वो झूठ बोल रहे हैं। वो खामोश हो गए थे। सईद, मेरी मानो तो अनाबिया की शादी गुफरान से करवा दो, क्योंकि जितना फौजिया अनाबिया और उसकी माँ को बदनाम कर चुकी है, कोई भी अनाबिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। फौजिया झूठ बोलती है वाजिद। इफ़्फ़त गुल ने अगर कोई गलती या गुनाह किया है, तो वो उसका अमल था। उसमें मेरी मासूम बच्ची का क्या वास्ता? वो मासूम तो आज तक कभी घर से अकेली नहीं निकली, कोई सहेली नहीं, किसी गैर आदमी के सामने नहीं जाती। वो तो पाकीज़ा है, तो कोई कैसे उसे अपनाने से इनकार करेगा? बात उसके अलावा भी है सईद। वो नजरें चुराते हुए बोले। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगे लगे लेकिन दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आगाह करूं कि लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। कहकर वो रुके थे, जैसे आगे की बात के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहे हों। लोग कहते हैं कि तुम अनाबिया की शादी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहने से पहले गला तर्क किया, क्योंकि सईद साहब उन्हें देख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी खुद की नज़र है उस पर। वाजिद साहब की बात पर पहले तो वो साकित रह गए, और फिर एकदम उनकी मुठियां भींच गई थीं, और चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। वाजिद, वो चीख पड़े थे, होश में हो तुम? क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची, मेरी मेरी बेटी मेरी नवासी की उम्र की है। उसकी माँ मेरी बेटी की तरह थी। इतनी गंदी बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? उनका बस नहीं चल रहा था सामने बैठे अपने दोस्त का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। सईद, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं। इस मोहल्ले से ही 5-6 रिश्ते नाबिया के लिए गए थे, लेकिन तुमने सबको इनकार कर दिया। वही लोग अब ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ उन बातों को रंग देने वाली तुम्हारी अपनी बहू है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके नाबिया की शादी कर दो। और इस वक्त गुफरान से ज्यादा मौजू कोई रिश्ता नहीं। वो तो जैसे सुन्न होकर रह गए थे, दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। उनकी सारी उम्र की नेक नामी उन्हें तिनकों की तरह हवा में उड़ती महसूस हो रही थी। अगर ऐसी बात अनाबिया ने सुन ली तो वो परेशान हो उठे। सईद, मेरे भाई। सईद साहब ने उन्हें सिर्फ हाथ उठाकर बात करने से रोक दिया। उनके कदम घर की तरफ उठे थे। सिर्फ एक महरम रिश्ता न होने की वजह से इतना घिनौना इल्ज़ाम। गुस्से के बाद दूसरा एहसास बेबसी का था, जो उनकी आंखों में आंसू ले आया था, और जो फैसला वो कितने अरसे से नहीं कर पा रहे थे, वो इसे एक पल में हो गया था। उन्हें अपनी अनाबिया को एक ऐसा रिश्ता देना था जो महरम हो, जिसके लिए उसे मुआशरे को जवाब देना होना पड़े। आपने अचानक आकर मुझे सरप्राइज कर दिया, हुज़ैफा ने तालिब के सामने बैठते हुए कहा। तुम जानती हो मुझे सरप्राइज करना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए बोला। जानता हूँ, लेकिन इस बार लगता है सरप्राइज बड़ा है। उसने शरारती अंदाज में उसे देखा। मतलब? तालिब ने अबरू उचकाए। मतलब तो आप ही बताएंगे, वो अब मुस्कुरा कर बोला। ओ भाई, मेरे दिमाग में पहले ही 10 चीजें चल रही होती हैं। तुम बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जिसे आप साथ लाए हैं। हुज़ैफ़ा ने उसके पीछे इशारा किया, जहाँ अनम अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोला। तभी वेटर कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आया, तो वो दोनों खामोश हो गए। ये कोई सरप्राइज़ नहीं, कज़न कज़न है, बस पाकिस्तान देखना चाहती थी तो साथ ले आया। वो कंधे उचका कर बोला। लेकिन घर वाले तो कुछ और ही सोच रहे हैं। हुज़ैफ़ा ने कॉफ़ी का मग उठाते जैसे इत्तला दी। जानता हूँ, अब की बार वो संजीदगी से बोला। फिर?
پھر کیا؟ حذیفہ کے پوچھنے پر طالب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھی لڑکی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کیونکہ بڑی مما آپ کو لے کر پریشان ہے۔ مما کی تو عادت ہو گئی ہے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ تم جانتے ہو میرے نزدیک عورت نامی مخلوق سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، اور شادی کا مطلب پیار اور اعتبار کا رشتہ، یعنی سب سے مضبوط رشتہ، اور میرے نزدیک سب سے کمزور اور ناقابل اعتبار رشتہ۔ وہ تلخی سے بولا تو کچھ دیر کے لیے حذیفہ بول ہی نہیں سکا۔ بھائی، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کیا ہماری مائیں اس بات کا ثبوت نہیں؟ آپ سب وہم دل سے نکال کر آگے بڑھیں۔ طالب نے گہرا سانس لے کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ مجھے خوبصورت چہروں سے خوف آتا ہے، ان چہروں کے کئی روپ ہیں، معصوم، شوخ، دلربا، لیکن ہر روپ میں ناگن، جو پہلے اپنی اداؤں میں پھانستی ہیں، اپنے شکنجے میں کستی ہیں، اور آخر اپنے زہر سے جان لے لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ حذیفہ نے وہ اذیت خود بھی محسوس کی تھی۔ بھائی، میں نے کہا نا، سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس لفظ پر، اس جذبے پر یقین نہیں۔ حذیفہ جیسے ریلیکس ہو کر مسکرایا۔ جب آپ کو محبت ہوگی نا، پھر آپ سب بھول جائیں گے اور اعتبار بھی آ جائے گا۔ اس کے شرارتی انداز پر طالب ایسے مسکرایا جیسے کوئی بچے کی بچکانہ بات پر مسکراتا ہے۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ پتہ ہے مجھے کہ آپ کے دل کی جگہ پتھر پھٹ ہے۔ چلیں، آپ محبت نہ کریں، بس شادی کر لیں۔ اس کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میری چھوڑو، تم اپنی کہو۔ اب کے طالب نے بغور اسے دیکھا۔ میرا کیا ہے، سادہ سا بندہ ہوں، کھلی کتاب جیسا، جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ آپ کی طرح مسٹری مین نہیں ہوں۔ وہ اب اپنا سینڈوچ اٹھاتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھ کر بولا۔ مسٹر سیدھی سادی کتاب، مجھے مشورے دینے کے بجائے خود شادی کیوں کر لو۔ گھر کی خواتین کو شادی سے مطلب ہے، اب چاہے وہ میری ہو یا تمہاری۔ بڑے آپ ہیں، صرف 3 سال، جو بھی ہے پہلے آپ کی ہوگی۔ اس سے پہلے طالب مزید کچھ کہتا، انم اپنی شاپنگ کر کے آ گئی تھی۔ اس کے آتے ہی دونوں نے اپنا موضوع بدل دیا تھا۔ وہ کب سے بیٹھی منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے خاص بات کے لیے بلایا تھا، پر اب سر جھکائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھے۔ بابا، اسے اس خاموشی سے خوف آ رہا تھا، اس لیے بے ساختہ انہیں پکار بیٹھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کتنی دیر دیکھتے رہے۔ ان کے انداز اسے ہولا رہے تھے۔ وہ اٹھ کر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا، کیا ہوا؟ بتائیں مجھے۔ انابیہ، تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو؟ میں خود سے زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں۔ وہ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر تیزی سے بولی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ برا کروں گا یا برا سوچوں گا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اب نم لہجے میں بولی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں بیٹا۔ بابا، نہ مجھے اپنے بابا یاد ہے، نہ میری ماں کے ساتھ میری کوئی خاص یادیں ہیں۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میں کیسے آپ کی کسی بات پر انکار کر سکتی ہوں؟ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ آپ حکم کریں بابا، وہ مسکرا کر پر یقین لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سید صاحب نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں نے تمہاری اور غفران کی بات طے کر دی ہے۔ اگلے جمعے کو نکاح ہے تمہارا۔ وہ کتنی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ ابھی وہ مسکرا کر کہہ دیں گے کہ وہ مذاق کر رہے تھے، لیکن ان کا جھکا سر اس کے خیال کی نفی کر گیا تھا۔ بابا، انابیہ میری گڑیا، اپنے بابا سے کوئی سوال نہ کرنا۔ تمہارے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے۔ میں نے تمہیں غلط آس دلائی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گم ہو جاتے ہیں، جو ملنا ہی نہ چاہیں، جو کوئی رشتہ نہ رکھنا چاہیں۔ انہیں ڈھونڈ کر بھی کیا فائدہ؟ تمہارا بابا تمہاری ماں سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میری امید ختم ہو گئی ہے، اب ان کی تلاش بیکار ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں ہوں۔ میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اسی لیے تمہارے لیے کوئی مضبوط رشتہ چاہتا ہوں جس پر دنیا کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ غفران تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تم سے کوئی دل لگی نہیں کر رہا، وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تبھی تو بار بار انکار کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا۔ پہلے مجھے امید تھی، لیکن اب کچھ ایسا نہیں رہا جس کی وجہ سے تمہیں مزید لٹکا کر رکھوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے، جبکہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ یوں ہی اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر سید صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ انابیہ، میں جانتا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے پرواہ یہ ہے کہ میری پاک دامن بیٹی کے آنچل پر بدنامی کا ذرا سا بھی دھبا نہ لگے۔ ان کا لہجہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ نابیہ نے زور سے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔
उसे अपने सर से उनका हाथ बड़ी अकीदत से अपने दोनों हाथों में थामा था। वो भीगी आंखों के साथ मुस्कुराए तो अनाबिया भी मुस्कुरा दी। ये अलग बात थी कि दोनों की मुस्कुराहट में कर्व नुमाया था। सईद साहब अभी अभी वहां से उठ कर गए थे, जबकि पीछे बैठे पांचों नफूस बेयकीन से थे, लेकिन हर एक की बेयकीनी का अलग आलम था। अब्बा जी इतनी जल्दी मान गए? फौजिया सबसे पहले बोली थी। दादाजी की तो खैर है, मैं तो अनाबिया के बारे में सोच रही थी, वो कैसे मान गई? गुफरान जो खुशगवार हैरत में मुब्तला अनाबिया के तसव्वुर में गुम था, शाइना की बात पर नागवारी से उसे देखा। क्यों, इसमें हैरत क्या है? उसके अंदाज पर शाइना ने गड़बड़ा कर माँ को देखा, जो आंखें निकाल कर उसे कुछ उल्टा सीधा बोलने से रोक रही थी। नहीं मामू, मेरा मतलब था वो आपसे इतना डरती है तो इसलिए। वो बमुश्किल बात संभालते हुए बोली, अरे डरती वरती नहीं, बस ड्रामे करती है। बस ड्रामे करती है भोलेपन के, वरना मेरे भाई जैसा हैंडसम मर्द किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे रिश्तों के लिए लोग जूतियां घिसा देते हैं, और उसे घर बैठे बगैर मेहनत के मिल गया है। खैर आपा, ड्रामे तो नहीं करती, मेरी अनाबिया वाकई बड़ी भोली है। गुफरान ने बड़े दुलार के साथ मेरी अनाबिया कहा था, यानी अभी से उसे अपनी मिल्कियत तस्वुर की कर लिया था। फौजिया और उसकी बेटियों को ये बात काफी नागवार गुजरी थी। भाईजान आप भी कुछ बोले। कब से खामोश बैठे शकील साहब ने चौंक कर गुफरान को देखा। मैं क्या कहूँ, तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। अब्बा जी ने अगर हाँ की है तो जरूर अनाबिया की मर्जी से की होगी। एक बच्ची अपने घर की हो जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा, और अब्बा जी भी अपनी जिम्मेदारी अदा करके अपने फर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। उनके कहने पर जहाँ गुफरान ने खुशी से सर हिलाया, वहीं फौजिया ने बुरा सा मुंह बनाया था। आपा, कल मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, नाबिया के लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लें, लेकिन निकाह का जोड़ा मैं खुद पसंद करूंगा। वो खुशी खुशी अपनी प्लानिंग बताने लगा। तुम्हें पता है गुफरान कितनी महंगाई है, और फिर अच्छी चीजें महंगी भी होती हैं। आपा 10 लाख दूंगा, काफी है या और भी दूं? फौजिया के साथ शाइना और निदा का भी मुंह खुल गया था। मामू हमें शॉपिंग नहीं करवाएंगे? निदा खुशामदी अंदाज में बोली, क्यों नहीं, जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। वो वाकई काफी खुश लग रहा था, जबकि फौजिया दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगी, वो कैसे 10 लाख का तसल्ली बख्श इस्तेमाल कर सकती हैं। जरा जाओ बेटा, चाय बनाओ और मामू का मुंह मीठा करवाओ। शकील साहब के कहने पर निदा खड़ी हुई, जब गुफरान ने रोक दिया। आप पिए भाईजान, मैं जरा ऊपर चक्कर लगाऊं, चाय भी वहीं पीऊंगा। वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया, जबकि फौजिया कितनी देर तिल मिलाई हुई सीढ़ियों की तरफ देखती रही। वो कितनी देर से हाथ में पकड़ी छुरी को भी ख्याली में घुमा रही थी। आहट पर उसने नजरें उठाकर देखा, और सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही छुरी पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई। वो थूक निकल कर खड़ी हो गई। वो वारफ्तगी से उसे देखता हुआ सीधा उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। अनाबिया ने नजरों का जाविया बदल कर सईद साहब के कमरे की तरफ देखा। कैसी हो? ठीक कहने के साथ उसे छुरी वापस बड़ी बड़ी वाली टोकरी में रख दी। बैठने को नहीं कहोगी? बैठे, मैं बाबा को बुलाती हूँ। नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बैठो। उसको जो ही खड़ा देख कर उसे बैठने का इशारा किया। अभी थोड़ी देर पहले चचा जी हमारे निकाह की रजामंदी दे कर गए हैं। मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम्हारी रजामंदी शामिल है या नहीं? वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे वो इनकार करेगी और वो पीछे हट जाएगा। उसको मुसलसल खामोश देखकर गुफरान के माथे पर बल पड़े थे। अनाबिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बेसाख्ता सर इस बात में हिलाया। उसके सर हिलाते ही उसके तासुरात यकसर बदल गए थे। अनाबिया, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जब तुम्हें इस 2 कमरे के घर में काम करता देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब जब तुम मेरी बनोगी तो कोई काम करने नहीं दूंगा। वो बड़े जोर से अपने ख्यालात उसे सुना रहा था, और वो बड़े ज़ब्त से उसके सामने बैठी सुन रही थी। मैंने आपा को पैसे दिए हैं निकाह की शॉपिंग के लिए, लेकिन निकाह का जोड़ा मैं खुद तुम्हारे लिए लूंगा, बिल्कुल तुम्हारे शायान शान। वो कहने के बाद मुश्ताक नजरों से उसे देखने लगा, जो सर झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। उसे बगौर उसके हुलिये पर नजर डाली। वो हमेशा की तरह आम से घिसे हुए कपड़ों में भी खास लग रही थी। वैसे तो मैं चाहता था पूरी रकम तुम्हारे हाथ पर रखता, लेकिन आपा को तो जानती हो ना, नाराज हो जाती। इसलिए सारी रकम उन्हें देकर आया हूँ, ताकि कोई बदमज़गी ना हो, लेकिन तुम परेशान ना होना। सब तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके दरमियान बहुत बेतकल्लुफ़ी हो। तुम भी कुछ कहो ना। अब उसे उसकी मुसलसल खामोशी महसूस हुई थी। मैं क्या कहूँ, वो बेचारगी से बोली। गुफरान ने माथे पर बल डालकर उसका परेशान हाल चेहरा देखा, जहाँ कोई खुशी नहीं थी। इससे पहले वो मजीद बात करता, उसका मोबाइल बजा था। उसने नागवारी से मोबाइल निकाला, और नंबर पर नजर पड़ते ही उसके तासुरात बदले थे। उसे बेसाख्ता सामने देखा, लेकिन वो वैसे ही सर झुकाए बैठी थी। वो बगैर कोई बात किए तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके जाते ही वो अनाबिया झुका सर उठाकर गहरे सांस लेने लगी। कब से रुके आंसू तेजी से बहने लगे थे। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे तेजी से फोन ऑन किया। हेलो।
दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था कि वो माथे पर बल डालकर होंठ भेज गया। क्या हर चीज का हिसाब देना जरूरी है? मुझे कोई जरूरत नहीं हो सकती। मतलब? वो चौंक कर बोला। 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, अचानक क्या इमरजेंसी हो गई है? दूसरी तरफ की बात सुनते हुए इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं संडे तक पहुंच जाऊंगा। वो खुद को पुरसकून करते हुए बोला। कल कैसे हूँ? मेरे बाप का जहाज नहीं है? अब वो गुस्से से बोला। क्या? तुमने मेरी सीट बुक करवा दी है? वो फड़फड़ा कर रह गया। सीट कैंसिल करवाओ, मैं वादा करता हूँ मैं संडे से पहले आ जाऊंगा। अब के वो हुशामदी अंदाज में बोला। जवाबन पता नहीं क्या कहा गया था। वो दोबारा होंठ भेज गया और फोन कान से हटा लिया और तैश से मुक्का बनाकर गाड़ी के बोनट पर दे मारा। थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर उसे खुद को रिलैक्स किया था और दोबारा घर के अंदर दाखिल हुआ। अरे गुफरान, तुम गए नहीं अभी? फौजिया ने हैरत से उसे देखा। आपा, आप अभी मेरे साथ शॉपिंग पे चले, निकाह की रस्म आज रात को ही होगी। फौजिया के साथ शाइना और निदा ने भी हैरत से उसे देखा। गुफरान, ऐसा क्या हो गया है? इकलौते तुम मेरे भाई हो, मेरे भी कुछ अरमान है, कैसे यूं रूखा फीका तुम्हारा ब्याह कर दूं? पहले ही तुम्हारे माँ बाप नहीं, अब बहन के होते यूं यतीमों की तरह शादी कर लोगे? फौजिया ने बदिक्कत अपने लहजे को रिकत आमेज बनाया। लेकिन आपा, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कल वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो झुंझला कर बोला। हाँ तो मेरे भाई, खैर से जाओ, ये शादी है, मजाक तो नहीं। तुम अपना सोच रहे हो, नाबिया का भी तो सोचो। लड़की है, उसके भी अपनी शादी के कुछ अरमान होंगे, पहले ही बेचारी के माँ बाप नहीं। अब बेचारी मुंह से कुछ नहीं कहती, उसका मतलब ये तो नहीं कि उसके कोई अरमान नहीं होंगे। और फिर तुम यूं करोगे तो उसे लगेगा कि तुम्हें भी उसकी खुशी का एहसास नहीं। निकाह करके उस पर एहसान कर रहे हो और दूसरा आज निकाह करोगे, कल चले जाओगे तो वो बेचारी फिर बीच में लटकती रहेगी। उफरान के तने हुए तासुरात ढीले पड़े थे और फौजिया ने जैसे सुकून का सांस लिया। लेकिन आपा, मैं यूं नहीं जा सकता, पता नहीं मुझे आने में कितनी देर लगती है, और अगर इस दौरान चचा जी या नाबिया की नीयत बदल गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो एक बार फिर पटरी से उतरने लगा। फौजिया ने दांत पीसते हुए इस आशिक को देखा। तो कौन कहता है तुम कोई रस्म किए बगैर चले जाओ? अभी मंगनी कर लेते हैं, जब तुम आओगे तो धूमधाम से शादी करेंगे। मंगनी? उसने पुरसोच अंदाज में दोहराया। हाँ, मंगनी उसके हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी का मतलब है वो तुम्हारी है। फौजिया ने जैसे उसे यकीन दिलाया था। वो मेरी है। इस दौरान वो पहली बार मुस्कुराया था। उसने पथराई नजरों से सामने रखे झिलमिलाते जोड़े को देखने के बाद पास खड़ी शाइना को देखा। जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, कहकर वो बाहर निकल गई। जबकि उसका अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था, तभी दस्तक देकर सईद साहब अंदर आए। बाबा, वो तेजी से उनकी तरफ मुड़ी। आपने तो कहा था जुम्मे को, तो फिर आज क्यों? वो खौफजदा नजरों से उन्हें देख रही थी। ये तो होना ही था, क्या फर्क पड़ता है अगर आज हो रहा है? उन्होंने खुद को संभालते हुए लापरवाही से कहा। तो वो कितनी देर उन्हें देखती रही। गुफरान को वापस जाना है, इसलिए निकाह नहीं हो रहा, सिर्फ मंगनी है। उसकी वापसी पर अब निकाह के साथ रुखसती भी होगी। उनका अंदाज सपाट था। अनाबिया ने नजरें झुका ली। उनका अंदाज उसे बता रहा था वो भी अब उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो मजीद कोई बात किए बेड पर पड़ा जोड़ा उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसके जाते ही सईद साहब ने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन आंसू बार बार आंखों की सतह गीली कर रहे थे। वो एक नजर बंद दरवाजे को देख कर बाहर निकल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नजर सामने की तो जहां उनकी नजरें साकित हुई वहीं मुस्कुराहट भी सुकड़ गई थी। निदा और शाइना के दरमियान वो थी, नजरें झुकाए डरी हुई लेकिन इंतहा की खूबसूरत दिखती हुई। उन्होंने दोबारा सरता पैर उसका जायजा लिया। उन्होंने उसके लिए मामूली सा लिबास लिया था, हता कि उसके लिए ब्यूटी पार्लर वाली भी तक नहीं बुलाई थी। वो चाहती थी वो आम से लगे, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद वो सबसे नुमाया थी। जबकि उनकी बेटियां, उन्होंने दाएं बाएं नजरें घुमाई। उनका लिबास उन्होंने खूबसूरत और कीमती लिया था। वो दोनों महंगे तरीन पार्लर से तैयार हुई थी, लेकिन उसके सामने उनकी मिसाल ऐसी थी जैसे चिराग तले अंधेरा। उन्होंने होंठ भेज कर अपने भाई को देखा, जिसकी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। वहां खड़े बाकी लोगों की नजरें भी उस पर टिकी थी। सईद साहब ने मोहल्ले में से कुछ लोगों को बुलाया था, क्योंकि वो उनको बताना चाहते थे कि अनाबिया किसी से मंसूब है, ताकि जो गलत बातें लोगों के दिलों में हैं वो मिट जाएं। उसके पास बैठते ही फौजिया ने एक अंगूठी अनाबिया की तरफ जबकि दूसरी गुफरान की तरफ बढ़ाई। उसकी अंगूठी थामते ही गुफरान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अनाबिया की नजर उसके हाथ पर एक पल के लिए रुकी और कपकपाते हाथ से उसे अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी थी। गुफरान ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो नजर झुकाए गोद में रखे अपने हाथ को देख रही थी। सईद साहब ने चौंक कर उसे देखा। वो उन्हें हवासों में नहीं लगी थी। अनाबिया, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला तो उसने चौंक कर उन्हें देखा। बेटा, हाथ बढ़ाओ। उनके कहने पर उसे गुफरान की तरफ देखे बगैर अपना हाथ बढ़ाया था, जिसे उसे थाम लिया था। उसकी गिरफ्त सख्त हुई तो उसने सहम कर उसे देखा। उसके देखने पर वो मुस्कुराया और अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। मंगनी मुबारक हो। उसका हाथ छोड़कर वो उसके करीब झुकता सरगोशी के अंदाज में बोला।
اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل نہیں مان رہا کہ تمہیں ایسے چھوڑ جاؤں، لیکن مجبوری بہت بڑی ہے۔ پر کوئی نہیں، اب تو تم میری ہو گئی ہو، بس کچھ دن پھر یہ دنیا ختم ہو جائیں گی اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ پریشان بیٹھی انابیہ کی یہ سن کر سانس سی جیسے رک گئی تھی کہ وہ اس کی ہو جائے گی۔ میں کیا کوکاف میں رہتا ہوں جہاں فون نہیں ہو سکتا؟ یا وہاں جانے کا راستہ گوگل میپ سے غائب ہو گیا تھا؟ عمیر نے اپنے سامنے بیٹھے طالب اور حذیفہ کو گھور کر دیکھا۔ اس کے گھورنے پر حذیفہ کے ساتھ قاسم اور نگین کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ میں نے کیا تم لوگوں کو لطیفہ سنایا ہے جو اپنی بتیسی کی نمائش کر رہے ہو؟ بھائی آپ خیر سے خود میں بہت بڑا لطیفہ ہے، سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاسم کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ شرم نہیں آ رہی نا تم لوگوں کو؟ عمیر دانت کچکچا کر بولا۔ عمیر اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ طالب کے کہنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہفتہ ہو گیا تمہیں آئے اور تم نے ملنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک منٹ، اتنی فضول ایکٹنگ کو لگام دے کر بتاؤ۔ میں تو اکثر تمہیں بتائے ملے بغیر کئی ہفتوں کے لیے باہر جاتا ہوں۔ پہلے تو تم نے کبھی اس طرح کے بھونڈے شکوے نہیں کیے۔ پہلے تم ایسی چیز بھی ساتھ نہیں لائے۔ اس نے آنکھوں سے انم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر سب نے انم کی طرف دیکھا۔ کزن ہے، طالب نے سنجیدگی سے کہا۔ پر آنٹی نے تو کچھ اور بتایا ہے، وہ آنکھیں مٹکا کر بولا۔ کیا کہا ممی نے؟ طالب کو اب غصہ آ رہا تھا جو ٹیبل پر موجود سب لوگوں کو محسوس ہوا تھا۔ حذیفہ نے طالب سے نظر ہٹا کر انم کو دیکھا جو سب کو دیکھ رہی تھی۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا ہم یہاں ہیں؟ گھر فون کیا تو آنٹی نے بتایا تم لوگ ڈنر کے لیے گئے ہو تو بس میں پہنچ گیا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، جب مفت ملے وہاں آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ قاسم کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ عمیر نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ وہ کندھے اچکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسے پلیٹ پر اس کے ہاتھ کی گرفت ایک پل کے لیے ڈھیلی پڑی تھی، نتیجتاً پلیٹ سلیب سے ٹکرا کر زمین پر گری اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں تک گیا۔ دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ تیز قدموں کی آواز پر اسے تیزی سے جھک کر ٹکڑے سمیٹنے چاہے، تبھی کونے میں رکھا گلاس بھی لڑک کر نیچے آیا اور مزید کرچیوں کی آواز پھیلی تھی۔ یہ کیا کر دیا نامراد؟ قدم اس کے قریب آ کر رکے اور تیز سنگھاڑتی آواز بالکل اس کے قریب سے آئی تھی۔ جلدی جلدی سمیٹنے کے چکر میں کئی ٹکڑے ہاتھ پر لگ گئے تھے۔ فوزیہ نے غصے سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تھپڑ اس کے گال پر دے مارا، اور جو بالوں کے کھینچنے پر چیخی تھی، تھپڑ لگتے ہی جیسے ساکت ہو گئی۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں منگنی کیا ہوئی ہے، تمہارے پر ہی نکل آئے ہیں، مہارانی کی طرح اوپر ہی بیٹھی رہتی ہو۔ کام کے لیے تمہیں 10 آوازیں دینی پڑتی ہیں اور کام کرتی ہو تو بگاڑ کر رکھ دیتی ہو۔ میرا اتنا قیمتی ڈنر سیٹ تھا جس کی پلیٹ توڑی ہے، اب یہ نقصان تمہارا باپ پورا کرے گا؟ کہنے کے ساتھ انہوں نے اس کے زخمی ہاتھ کو بری طرح مروڑا کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ جس غفران پر تم مان کر کے اتنا اکڑ رہی ہو وہ تمہارا منگیتر بعد میں، میرا بھائی پہلے ہے۔ آئے سمجھ، اب دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے بازو سے کھینچ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ وہ روتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ باہر آئے تو انابیہ انہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، تبھی وہ روتے ہوئے اوپر آتی دکھائی دی۔ سیڑھیوں چہرے سے ان کی نظر ہاتھوں تک گئی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ انابیہ میری بچی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بڑے احتیاط سے اس کے ہاتھ تھامے جہاں کانچ کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے ساتھ لگائے اندر لے آئے۔ صوفے پر بٹھا کر انہوں نے بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے اس کی ہتھیلی اور انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے کانچ نکالے۔ تکلیف کے مارے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ بس ہو گیا میرے بچے۔ سید صاحب کے پاس رکھی ڈیٹول رومال پر لگا کر اس کا زخم صاف کیا اور دوسرا رومال اس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تبھی ان کی نظر اس کے بائیں گال پر پڑی تو وہ چونک کر دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کبھی اس کے گال کو دیکھتے تو کبھی ہاتھ کو۔ پلیٹ ٹوٹ گئی تھی، اس کو اٹھاتے ہوئے کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اور یہ نشان، انہوں نے اس کے گال کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ چلو اٹھو، جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ نہیں بابا، مجھے ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے تمہارے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں، جاؤ اندر، آتا ہوں میں۔ وہ سختی سے کہہ کر اٹھ گئے۔ وہ کچن میں آئے تو فوزیہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہو کر چپ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے فریج سے دودھ نکالا اور کپ میں ڈال کر مائکرو میں رکھا۔ فوزیہ چور نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مائکرو کی آواز پر انہوں نے مگ نکالا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ فوزیہ جو ان کے لیکچر کا انتظار کر رہی تھی، اتنی خاموشی پر ایک پل حیران ہوئی اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کی نظریں اس پر تھیں جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد جب انہیں لگا وہ سو چکی ہے تو انہوں نے قدرے جھک کر اسے دیکھا اور واقعی وہ سو چکی تھی۔ وہ اس پر پھونک مار کر کمرے سے باہر نکل آئے۔
अपने कमरे में आकर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और मोबाइल से एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद फोन उठा लिया गया था। हेलो चाचा जी, सब खैरियत है? दूसरी तरफ से गुफरान की हैरान आवाज सुनाई दी थी। बेटा, हाँ बेटा, खैरियत है। मैं माजरत चाहता हूँ तुम्हें इतनी रात को जहमत दी। नहीं चाचा जी, जहमत की बात नहीं, यहाँ रात नहीं हुई अभी। आप बताएं मुझे, अनाबिया ठीक है? सईद साहब ने गहरा सांस लिया। चाचा जी, आप चुप क्यों हैं? अनाबिया ठीक है। उनकी खामोशी पर वो परेशानी से बोला, बेटा आज मैं अजीब कशमकश में हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अनाबिया की मंगनी तुम्हारे साथ करके मैंने सही किया या गलत। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है? किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया है? वो बेहद परेशानी से बोला। गुफरान, फौजिया का रवैया कभी भी अनाबिया के साथ अच्छा नहीं रहा। इसी वजह से मैं इतने सालों से तुम्हारा रिश्ता लेने से हिचकिचा रहा था। मैं अभी भी अनाबिया की शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारी चाह देखकर लगा तुम मेरी बच्ची को खुश रखोगे, उसकी इज्जत करवाओगे। ना मैंने तुम्हारी उम्र की परवाह की, ना मिजाज की। लेकिन उसके बावजूद सब उल्टा हो रहा है। फौजिया तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है, नौकरों की तरह काम करवाती है। आज तो उसे मारा भी है। उसके हाथों पर भी जख्म थे। मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि मेरी बच्ची को शिकायत करना तो आता नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। गुफरान, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करवा सकते तो अभी बता दो, ताकि मेरी बच्ची कोई उम्मीद ना लगाए। और एक बात, तुमने जो चीजें, सोना, कपड़े वगैरह नाबिया के लिए लिया था, तुम्हारी बहन वापस ले चुकी है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, कल को वो उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकती है। दूसरी जानिब गहरी खामोशी थी। गुफरान, इतनी खामोशी पर सईद साहब को उसे पुकारना पड़ा था। चाचा जी, आप फ़ोन रखें, मैं कल करता हूँ आपको फ़ोन। वो जब बोला तो उसकी आवाज़ बेहद संजीदा थी। गुफरान, उनके पुकारने पर वो रुका था। मुझे नहीं पता बेटा तुम फौजिया से कैसे बात करते हो, लेकिन उससे कहो मेरी नाविया से दूर रहे। गुफरान ने मुख्तसिर हुंकारा भरकर फ़ोन बंद कर दिया था। उनकी बेटियां सामने ढेर सारा सामान फैलाए उस पर तबसरा कर रही थीं, जबकि फौजिया तसल्ली से बरपानी और बरपानी नो सॉरी बिरयानी और कोक से लुत्फानंदोज हो रही थी। मोबाइल फ़ोन की घंटी पर शाइना ने तेज़ी से फ़ोन उठाया। गूफरान मामू का है, उसे चहकते हुए फ़ोन ऑन किया था। हेलो मामू, कैसे हैं? आपा को फ़ोन दो, वो बड़े सख्त अंदाज में बोला था। शाइना ने घबराकर जल्दी से फ़ोन माँ को दिया। उन्होंने इशारे से पूछा, लेकिन शाइना ने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। हेलो गुफरान, कैसे हो? आज इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक है? आपा, तुमने अनाबिया पर हाथ उठाया है? उसका लहजा इतना सख्त था कि एक पल के लिए वो खामोश ही रह गई, लेकिन अगले ही पल संभल कर बोली, पागल हो गए हो? मैं क्यों हाथ उठाऊंगी इस पर? अल्लाह ऐसी झूठी आफत लड़की से बचाए। अभी घर बसा नहीं और बहन भाई में फूट डलवानी शुरू शुरू कर दी। उन्होंने तैश से बात करते लहजा रिक्कत आमेज कर लिया। गुफरान, मैं तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी शिकायत नहीं की। तुम्हारे सामने इतनी भोली भाली बनी रहती है, वरना पूछो शाइना और निदा से, मुझसे इतनी बदतमीजी करती है। मैंने तो कभी तुमसे शिकायत नहीं की। गुफरान ने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। आपा, अनाबिया कैसी है और तुम कैसी हो, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझसे नॉर्मल बात नहीं करती, शिकायत क्या लगाएगी? फिर तुम्हें इल्हाम हुआ है? फौजिया चमक कर बोली, इल्हाम ही समझो। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो आपा, अपनी जुबान और हाथ कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की वजह से मेरा नाविया के साथ रिश्ता खराब हुआ तो याद रखना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसके सख्त और धमकी अमेज अंदाज पर फौजिया दंग रह गई थी। गुफरान, तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम उस गैर लड़की के लिए मुझे धमका रहे हो? मैं धमका नहीं रहा, बता रहा हूँ। और वो गैर लड़की नहीं, मेरी मंगेतर और होने वाली बीवी है, जिसकी इज्जत फर्ज है आप पर। गुफरान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बच्चे। मुझे तो खुद अनाबिया बड़ी प्यारी है। मेरे लिए वो बिल्कुल शाइना और निदा की तरह है। उनके कहने पर उनकी बेटियों ने हैरत से माँ को देखा। मैं उसे उसके भले के लिए समझा रही थी। अब अगर उसे मेरा कुछ कहना बेइज्जती लगा है तो आइंदा मैं कुछ नहीं कहूंगी। उनका अफसरदा लहजा सुनकर दूसरी तरफ जैसे गुफरान चुप कर गया था। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ आपा, मजीद परेशानी नहीं चाहता। आप जानती हैं कितनी मुश्किल से अनाबिया से मेरी मंगनी हुई है। मैं कोई मसला नहीं चाहता। हाँ मेरे भाई, समझ गई, तुम परेशान ना हो। वो लगावट से बोली, तुम आ कब रहे हो? अभी तो फंसा हुआ हूँ, जल्द आने की कोशिश करूंगा। आपको या निदा शाइना को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो अब शायद अपने सख्त रवैये की तलाफी कर रहा था। हाँ, क्यों नहीं, बच्चियों ने तो लिस्ट बना रखी है। आखिर तुम्हारी शादी को लेकर सबके बड़े अरमान हैं। और हाँ, याद आया। और हाँ आपा, मैंने मंगनी पर अनाबिया के लिए जो चीज़ें ली थी, गोल्ड और कपड़े, वो सब उसे दे दें। और मजीद अच्छे कपड़े उसे दिलवा दें। मैं नहीं चाहता जब मैं आऊँ वो वैसे पुराने कपड़ों में घूम रही हो। अब की बार गुफरान ने सख्त के बजाय मुसालिहाना रवैया अख्तियार किया। हाँ, क्यों नहीं। फौजिया बड़ी दिक्कत से मुस्कुरा कर बोली, चलो अपना ख्याल रखना, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया।
کیا ہوا امی؟ ماموں غصہ کیوں کر رہے تھے؟ ندا نے ان کے قریب آ کے پوچھا۔ کیا ہماری چیزیں اب نہیں آئیں گی؟ شائنہ کو اپنی فکر تھی، جبکہ فوزیہ ماتھے پر بل ڈالے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ امی بولے نا، ندا نے ان کا کندھا ہلایا۔ دماغ مت خراب کرو میرا، روٹیاں ڈال لو، تمہارے پاپا آتے ہوں گے۔ میں کیوں ڈالوں روٹیاں؟ نابیہ کو بلائیں۔ ندا منہ بناتی پیچھے ہٹی تھی۔ اپنے کام خود کرو، آئندہ کسی کام کے لیے نابیہ کو بلانے کی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ ان دونوں نے حیرت سے جاتی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کے سامنے لیٹی عورت زندہ تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس پر کسی مردے کا گمان ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو کانپ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں، جس کی وجہ سے بار بار سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، اس نے روتے ہوئے ان کا کانپتا ہاتھ دیکھا۔ وعدہ کرو نابیہ، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گی، ہر حال میں یہ رشتہ نبھاؤ گی، چاہے تمہیں کتنا ہی انتظار کرنا پڑے، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ماما۔ اس نے ان کا کانپتا ہاتھ تھام لیا تھا جو بے حد ٹھنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ان کی گرفت اس قدرے سخت ہوئی تھی۔ اپنی ماں جیسا تم نے بالکل نہیں بننا، تم اچھی بیٹی، اچھی بیوی، اچھی ماں بنو گی۔ تم عفت گل نہیں، انابیہ گل ہو، بہت پاکیزہ، بہت معصوم۔ تمہیں بس ایک مرد کی بن کر رہنا ہے، اور تمہیں اس کا انتظار کرنا ہے جس سے تمہارا نام جڑا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ان کا لمس کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے ان کا ساکت وجود دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ انابیہ اپنے نام کی پکار سن کر اسے تیزی سے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ ماما، انہیں زندہ دیکھ کر وہ ہوش ہوئی تھی، لیکن ان کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ماما، اس نے انہیں پکارنے کے ساتھ بے ساختہ ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ انابیہ، تم نے وعدہ توڑ دیا، تم نے انتظار نہیں کیا، سو تم بھی عفت گل بن گئی ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تیزی سے سر نوی میں ہلا رہی تھی، پھر اسے چونک کر اپنی ہتھیلی دیکھی۔ اس پر جلتا کوئلہ تھا۔ اسے اپنی ہتھیلی پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ چیخی اور پھر چیختی چلی گئی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے وہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب لے کر بیٹھ گئے۔ پھر جیسے کسی خیال کے آتے ہی وہ چونکے تھے۔ کتاب بیڈ پر رکھ صندوق نکالا جس میں چھوٹا سا تالا جھول رہا تھا۔ سائڈ پر لٹکے کوٹ کی اندرونی جیب سے چابی نکال کر انہوں نے وہ تالا کھولا۔ اندر چند پرانی تصویریں اور کاغذات تھے۔ سب کاغذات کے پیچھے سے انہوں نے ایک کاغذ نکالا۔ کاغذ کھول کر انہوں نے ایک بار پھر اس پرچے کو پڑھا۔ مجھے معاف کرنا عفت، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں مجبور ہوں۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کاغذ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے دو ٹکڑے کرنے چاہے، اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے انہیں انابیہ کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر حواس باختہ سے انابیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ وہ شاید نیند میں چیخی تھی۔ وہ اتنی بے چین تھی کہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ نابیہ، میری بچی، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخیں رک گئی تھی، لیکن وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ انابیہ، انہوں نے اب زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ امی، اسے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انابیہ، بچے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ بابا، امی ناراض ہیں، وہ بہت ناراض ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں میں عفت گل بن گئی ہوں، میں وعدہ خلاف ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا جہاں کانچ لگنے کی وجہ سے زخم تھے۔ شاید اسے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دی تھی۔ بیٹا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ان کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی شاید وہ اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ لیکن بابا، وہ ناراض ہے، میں نے انتظار نہیں کیا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ سید صاحب کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکے۔ تمہاری غلطی نہیں بیٹا، تم وعدہ خلاف نہیں، جو بھی فیصلہ تھا میرا تھا، قصوروار میں ہوں، تم نہیں، بس اس بارے میں مت سوچو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگے۔ انہوں نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ انابیہ کا ہاتھ پکڑتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا اسے تیز بخار ہے، شاید اس لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ انابیہ، بیٹا، ہمت کرو، منہ دھو کر آؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں، تمہارا بخار بہت تیز ہے۔ نہیں بابا، مجھے نہیں جانا، وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ بیٹا، ضد نہیں کرتے، پتہ ہے نا اگر دوائی نہ لی تو تمہارا بخار بگڑ جائے گا۔ اچھا ہے بابا، میں مر جاؤں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ انابیہ، آئندہ کوئی فضول بات مت کرنا، 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر آؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئے۔ وہ ٹرے لے کر باہر آئے تو فوزیہ کمرے کے درمیان میں بڑا سا تھیلا لیے وہ تلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا دی، جبکہ وہ انہیں نظر انداز کر کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ خیریت، اتنی صبح یہاں اگر انابیہ کو بلانے آئی ہو تو وہ نہیں آ سکتی، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔
وہ قدرے رکھائی سے بولے، کیا بات کر رہے ہیں ابا جی، میں کیوں اس سے کام کرواؤں گی؟ میں تو یہ جویلری اور کپڑے دینے آئی تھی۔ وہ تھیلا فوزیہ نے صوفے پر رکھ دیا۔ سید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تبھی انابیہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ فوزیہ کو صبح دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ انابیہ، تمہاری طبیعت تو کافی خراب لگ رہی ہے۔ فوزیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سید صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ آ کر ناشتہ کرو، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انابیہ اسے منع کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر انہوں نے غصے سے اس کا نام لیا تو وہ اسی طرح چلتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری اتنی طبیعت خراب ہے، ورنہ میں خود چلتی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، پر آج شائنہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی طرف جانا تھا۔ ان کی بات پر جب ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئیں۔ ٹیب کی اسکرین کو وہ انہماک سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلی بھی اسکرین پر اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا نوید تیزی سے باہر نکلا تو اس نے تھوڑا سا کھسک کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں کوئی گرا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ان کی گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے گرا تھا۔ حذیفہ نے افسوس سے سر جھٹک کر دوبارہ ٹیب پر نظر ڈالی، لیکن کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے کیونکہ وہاں وہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر باہر نکلا۔ عجیب بدتمیز لوگ ہو تم، گاڑی میں بیٹھ کر کیا بالکل اندھے ہو جاتے ہو؟ باپ کی روڈ سمجھی تھی؟ تمیز سے بات کرو۔ نوید کی آواز پر وہ ہجوم چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں تمیز سے بات کروں؟ ایک تو بزرگ آدمی کو گرا دیا، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ دوسرے آدمی نے نوید کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حذیفہ نے آگے بڑھ کر آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور جس نے نوید کا گریبان پکڑا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے حذیفہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی پرسنالٹی اور چہرے کا روپ دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سر، غلطی ان بابا جی کی ہے، یہ سگنل گرین ہونے کے باوجود روڈ کراس کر رہے تھے۔ نوید حذیفہ کو دیکھ کر تیزی سے بولا تو اسے ایک نظر نیچے گرے آدمی پر ڈالی اور پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے بازو اور گھٹنوں پر شاید چوٹ آئی تھی۔ ہجوم میں کھڑے لوگ بڑے زور شور سے تبصرے کر رہے تھے، لیکن کسی نے اتنی زحمت نہیں کی تھی کہ ایک گرے ہوئے بزرگ کو اٹھا کر اسپتال ہی لے جائیں۔ بیٹا چھوڑو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، میں نے جلدی میں اپنی طرف آتی گاڑی کو نہیں دیکھا۔ سید صاحب نے بمشکل درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو حذیفہ نے جھک کر انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی۔ شکریہ بیٹا، تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں پریشانی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا۔ انہوں نے ابھی تک حذیفہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ زمین پر گرے انجیکشن اور دوائیوں کو دیکھ رہے تھے جو گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ جہاں افسوس سے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہیں ان کا سر چکرا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں چکراتے دیکھ کر حذیفہ نے مضبوطی سے انہیں تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولے تو حذیفہ اور نوید انہیں پکڑ کر سائڈ پر لے آئے۔ وہ ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگے۔ نوید، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انہیں چوٹ آئی ہے، حذیفہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ دوبارہ گھبرا کر بولے۔ بابا جی کوئی بات نہیں، یہ سامنے تو ہاسپٹل ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نوید ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، بیٹا مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اندر میری بیٹی ہے، وہ گھبرا رہی ہوگی، پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حذیفہ جو جانے کے لیے مڑ رہا تھا بے ساختہ پلٹا، تبھی سید صاحب کی نظر اس پر پڑی تھی اور اب کی بار وہ بھی چونکے تھے، لیکن کچھ بولے نہیں، بس نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ حذیفہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک نہیں سکا تھا۔ نوید نے حیرت سے حذیفہ کو دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ لائیں آپ انجیکشن لائیں آپ انجیکشن ایک نرس سعید صاحب کے پاس آ کر رکی تو اس کے پیچھے آتا حذیفہ بھی رک گیا۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، میں لا رہا تھا لیکن انجیکشن میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئے، وہ بیچارگی سے بولے تو نرس نے غصے سے انہیں دیکھا۔ بزرگوں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، پہلے آپ نے اتنی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی، پہلے آپ کی بیٹی کو دیکھا جائے، اسپیشل نمبر لے کر اسے ڈاکٹر کو دکھایا، آپ کو خود پتا ہے لڑکی کو کتنا تیز بخار ہے، لیکن حد ہے لاپرواہی کی۔ حذیفہ تیزی سے آگے بڑھا، مجھے دے پرچی۔ نرس نے پہلے حذیفہ اور پھر سعید صاحب کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا جو خود بھی حیرت سے حذیفہ کو دیکھ رہے تھے۔ لائیں، اسے دوبارہ کہا تو نرس نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب سے پین اور رائٹنگ پیڈ پر انجیکشن لکھ کر پرچہ حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس نوید جی، جلدی سے لے کر آؤ۔ نوید جو سب ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا حذیفہ کے گھورنے پر جلدی سے سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے خواہ تکلیف کی، سید صاحب اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا تھا جو تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کا ازالہ بھی کروں۔ اس کی بات کا سعید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بینچ کے کنارے بیٹھ گئے، جبکہ حذیفہ وہیں کھڑا اس طرح بھی انداز میں اپنا پاؤں دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ انکل جی، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ نرس کی اطلاع پر سعید صاحب تیزی سے کھڑے ہوئے، ان کے کمرے میں جاتے ہی حذیفہ بھی دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا آپ گھر چلیں، میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے۔ حذیفہ نے دروازے کی اور سے اندر جھانکا۔ چلتے ہیں بیٹا، بس انجیکشن لگوا لیں۔ سعید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ جو سعید صاحب کی پشت کو گھور رہا تھا ان کے پیچھے ہوتے ہی ساکت ہو گیا۔ کالی چادر میں لپٹا وہ چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔
नहीं बाबा, इंजेक्शन नहीं प्लीज। एकदम उसकी आंखों में आंसू आए थे और उन आंखों की नमी देखकर हुजैफा ने के हाथ में सख्ता मुट्ठी की सूरत इख्तियार कर गए। सर, इंजेक्शन। नवीद की आवाज पर वो जैसे होश में आया, जल्दी से बाहर निकला। नवीद ने हैरत से जरूरत से ज्यादा संजीदा हुजैफा को देखा। इंजेक्शन कमरे की तरफ जाती नर्स को देखकर वो नवीद की तरफ मुड़ा। गाड़ी की चाबी मुझे दो और तुम इरफान के साथ कैब से चले जाओ, मुझे किसी पर्सनल काम से जाना है। सर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नवीद के कहने पर हुजैफा ने घूर कर उसे देखा। जितना कहा है उतना करो। जी। नवीद मुंह बसूर कर मुड़ गया। सेठ साहब अनाविया को लेकर बाहर निकले तो ठिठक कर रुक गए। आप गए नहीं? उन्होंने हैरत से बेंच पर बैठे हुजैफा से कहा, जो उन्हें देख कर खड़ा हो गया था। एक गहरी लेकिन बज़ाहिर सरसरी नजर उसके साथ खड़े वजूद पर डाली, जिसका चेहरा अब ढका था, बस आंखें नजर आ रही थी। आपका इंतजार कर रहा था। आपको चोट लगी थी तो मैंने सोचा आपको छोड़ आऊं। उससे पहले वो कुछ कहते नर्स उनके पीछे आई थी। बड़े साहब, डॉक्टर की फीस तो आपने दी नहीं। उसके कहने पर सईद साहब ने चोर नजरों से अपनी तरफ देखते हुजैफा को देखा। बेटा, मैं कल आकर आपका बिल अदा कर दूंगा। मैं बाहर दवाई लेने गया था, मेरा बटवा बटवा भी शायद वहीं गिर गया है। वो शर्मिंदगी से नजर झुकाकर बोले। नर्स ने गहरा सांस लिया। अंकल, यहाँ ऐसा नहीं होता, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। पहले पर्ची बनती है जो आपने बनवाई नहीं। आपकी उम्र का लिहाज करके आपको नंबर भी पहले दे दिया, अब आप पैसे ना देने के बहाने बना रहे हैं। ये क्या हैराती अस्पताल लग रहा है आपको? कितना बिल है इनका? हुजैफा जो होंठ भेज कर कंट्रोल कर रहा था बमुश्किल जब्त से बोला। 2000। हुजैफा ने वॉलेट निकालकर 2000 उसकी तरफ बढ़ाए, फिर 1000 और निकाला और नर्स की तरफ बढ़ाया, जबकि उसके सामने तीनों अफराद ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया इसके लिए, लेकिन एक बात याद रखें, बेशक ये हेराती हॉस्पिटल नहीं, लेकिन मजबूरी और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। सो अपना लहजा ठीक रख कर बात किया करें। नर्स के हाथ में इजाफी पैसे थे, वो क्या कहती। दांत निकालकर सर हिलाया। चले अंकल। हुजैफा ने हाथ से सईद साहब को चलने का इशारा किया और उनसे पहले बाहर निकल गया। जब वो गेट से बाहर आए, वो सीढ़ियों के सामने कार में उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सईद साहब आके बैठे थे। रास्ता बताने के अलावा उन्होंने कई बार चोर नजरों से देखा, जो मुकम्मल खामोशी और संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। बस बेटा, यही गाड़ी रोक दें, आगे गली तंग है, गाड़ी नहीं जाएगी। जी। उसे कार एक साइड पर रोक दी। बेटा, आप थोड़ी देर रुकोगे? मैं आपके पैसे घर से ले आऊं? अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों आपको शर्मिंदा करूंगा? मैं तो आपका एहसान मानू हूं कि आपने मुझे शर्मिंदा होने से बचाया। लेकिन डॉक्टर की फीस देना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हुज़ैफ़ा उनकी तरफ ही देख रहा था। उनके कहने पर उसे गाड़ी से बाहर नज़र डाली, जहाँ के काले नकाब में छुपी आँखें उसे ही देख रही थीं। उसके देखने पर उसने नज़रें फ़ौरन झुका ली थीं। उसने नज़रें वापस सैयद साहब पर टिकाईं। अंकल, अभी मुझे जल्दी है, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूँगा और आपसे अपनी चीज़ ज़रूर वापस लूँगा। उसे बाहर देख कर कहा तो वो सर हिलाकर उतर गए। उनके उतरते ही उसने संजीदगी से उन दोनों को जाते देखा। सोफे पर बैठकर उसे चादर सर और चेहरे से उतारकर गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके सर सोफे की पोस्ट से टिका दिया। सईद साहब ने बहुत उसका जर्द चेहरा देखा। चंदा, कुछ खाने को लाऊं? अनाबिया ने झट से आंखें खोली। उन्हें यूं अपनी खातिर मदारत करते देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बाबा प्लीज, अब मैं ठीक हूँ, आप बैठे, मैं खुद ले लूंगी। नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। फौजिया ने बिरयानी बनाकर भेजी है नीचे। उसने यही कहने के लिए रोका था। वो मुस्कुराए तो इस मेहरबानी पर वो भी मुस्कुरा दी। जानती हो ना ये सब क्यों कर रही है? उस उनका इशारा वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए मुस्कुराने के बजाय संजीदगी से सर हिला दिया। बाबा, ये जो हॉस्पिटल में मिले थे, ये कौन थे? वो सईद साहब यकदम चुप हुए। वो अब उसे क्या बताते? वो मेरा जानने वाला था। इससे पहले उनमें मजीद कोई बात होती, सईद साहब का फोन बजा था। स्क्रीन पर नजर डालकर उन्होंने उठा लिया। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और अनाबिया भी ठीक है, कहकर वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगे, जबकि नाबिया खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था, वो मुस्कुरा दिए। ये लो, बात करो। उन्होंने फोन नाबिया की तरफ बढ़ाया, जिसे उसे सईद साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए थाम लिया। वो फरान है। उनके बताने पर उसने सरनफी में हिलाते हुए उन्हें फोन वापस करना चाहा तो उन्होंने आंखें निकाल कर उसे फोन पर बात करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। उसे धीमी आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो? ठीक हूँ, उससे जवाब देते हुए नाराज़ी से सईद साहब की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर उसे आने का इशारा करके बाहर निकल गए। बुखार क्यों हो गया है तुम्हें? पता नहीं, उसने अपना ज़ख्मी हाथ देखते हुए कहा। कहीं मुझे मिस तो नहीं कर रही? उसकी आवाज़ में शोखी महसूस करके वो खामोश हो गई थी। उसकी खामोशी पर वो खुद ही बोल पड़ा था। इतनी खामोशी? वो गहरा सांस लेकर बोला। वैसे खामोशी भी इकरार होती है और मुझे पता है, जितनी तुम शर्मीली हो उससे तो कभी नहीं कहोगी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। वो अब भी खामोश थी। मुझे चचा जी ने बताया, आपा ने क्या कहा?
और क्या किया, पर मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है, वो ऐसा नहीं करेंगी। तुम बस मेरे आने तक अपना ख्याल रखना और जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है अनाबिया? अब के उसने संजीदगी से सख्त लहजे में उसका नाम लिया तो उसे बोलना पड़ा। जी बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं। यार कैसी लड़की हो, लड़कियां तो इतनी फरमाइशें करती हैं। अभी निदा और शाइना ने अपनी इतनी लंबी लिस्ट भेजी है, तुम भी बताओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे फरमाइश करो। अनाबिया ने बेचारगी से सईद साहब के कमरे की तरफ देखा, जो बाहर ही नहीं आ रहे थे और कमजोरी की वजह से अब उसे चक्कर आ रहे थे। जो आपको अच्छा लगे, आखिरकार उसे बोलना पड़ा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत खूबसूरत औरतों को देखा है, मिला भी हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो अनाबिया, लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं, तुम में जो सबसे खालिस है वो तुम्हारी हया है। तुम एक पहेली हो, एक बंद किताब, खूबसूरत खूबसूरत राज, जिसको कोई किस्मत वाला जान सकता है। और वो खुश नसीब में बनना चाहता था, और देखो मैं बन गया। तुम जल्दी मेरी बन जाओगी। उससे ज्यादा सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी, उसने फोन बंद करके ऑफ कर दिया। दरवाजे के आगे कितनी देर तक वो खड़ा रहा वो नहीं जानता था, वो यहाँ अपने आने का क्या जवाब देगा। लेकिन वो इतना जानता था कि उसको देखने के बाद वो बेचैन था और सारी रात सो नहीं सका था। उसे गहरा सांस लेकर दाएं हाथ में पकड़े शॉपर्स को बाएं हाथ में मुंतकिल किया, जिसमें पहले से एक शॉपर था। घंटी बजाने के बाद वो गहरा सांस लेकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा खुलने पर अजनबी चेहरा सामने आने पर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। शकील ने हैरत से उस शानदार शख्स को देखा। जी फरमाएं। उसे खामोश देखकर शकील साहब ने सवाल किया, क्या सईद साहब यहीं रहते हैं? वो आ तो गया था, लेकिन अब जगह को लेकर कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जहां तकरीबन सभी घर और दरवाजे एक से लग रहे थे। जी उन्हीं का घर है। शकील ने अब मजीद हैरत से अजनबी को सर से पैर तक देखा। मैं उनकी अयादत के लिए आया था। अयादत? शकील ने हैरत से दोहराया। उन्हें क्या हुआ है? वो उल्टा उससे पूछने लगे तो आपकी बार हुजैफा ने सामने खड़े शख्स को बगौर देखा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सब कुछ नजरअंदाज करता वो काम की बात पर आया था। हाँ जी आए। यहाँ से ऊपर चले जाएं। अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखे बगैर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ खत्म होते ही बड़ा सा कमरा था, जहाँ फर्नीचर के नाम पर चंद पुराने सोफे और कुर्सियां थी। वो दो कदम आगे बढ़ाया, तभी दाएं तरफ दरवाजे पर हलचल महसूस करके वो मुड़ा और दरवाजे से नजर आते चेहरे को देखकर, जहाँ उसकी इस तरह भी कैफियत गायब हुई थी, वहीं उसकी आंखें भी चमक उठी थी। वो जो सईद साहब के कपड़े इस्त्री करके किचन में जा रही थी, बेसाहता दरवाजे में ही रुक गई। सामने खड़ा वजूद उसे अपना वहम लगा था। वो कितने ही पल उसे देखती रही, मुकाबिल भी एकटक उसे देख रहा था, इस वहम को जुटलाने के लिए कि उसे तेजी से पलकें झपकाई। उसकी सदा पर सामने वाले के चेहरे पर पड़ी बेसाहता मुस्कुराहट आई थी। उसको झटका लगा था, वो वहम नहीं था, हकीकत था। वो बेसाहता दो कदम पीछे हटकर दरवाजे की ओट में हो गई। थूक निकलकर उसे अपनी घबराहट को कम करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम। अगले ही पल भारी लेकिन मुस्कुराती आवाज उसे अपने करीब सुनाई दी। उसने तेजी से गले में पड़े दुपट्टे को खुद पर फैलाकर अच्छी तरह सर पर लपेटा। मैं अंकल से मिलने आया था। उसे बाहर ना आता देखकर उसे बताना पड़ा था। वो दोनों हाथ मसलती खुद को हिम्मत देती बाहर आई। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। अब की बार अनाबिया ने उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं की थी। आप बैठे, मैं बाबा को बुला कर लाती हूँ। वो सर झुकाए उसे कहती दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गई, जबकि हुजैफा मुस्कुराता हुआ सामने रखे सोफे पर बैठ गया और दोनों शॉपर सेंटर टेबल पर रख दिए। सईद साहब ने हैरत से अनामिया के घबराए हुए चेहरे को देखा और फिर परेशानी से बाहर निकले। उनको देखकर हुजैफा खड़ा हो गया। आप? सईद साहब हैरत और परेशानी की मिलीजुली कैफियत के साथ उसे देख रहे थे। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? बगौर उनका चेहरा देखते हुए हुजैफा ने सवाल किया तो उनका सर बेसाख्ता नफी में हिला। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप यूं अचानक, उनकी समझ में नहीं आया क्या कहें। कल मेरी गाड़ी से आपको चोट आई थी, सारी रात में परेशान रहा, इसीलिए आज सीधा आपकी खैरियत पूछने आ गया, लेकिन लग रहा है गलत किया। वो चेहरे पर मायूसी लाते हुए बोला तो सईद साहब बेचारे बौखला करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बैठो। उसे बैठने का कहकर उनकी नजर टेबल पर रखे शॉपर्स पर पड़ी तो चौंके। ये फ्रूट्स और कुछ बेकरी आइटम लाया था, खाली हाथ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। उनकी नजरों के ताकुब में देखते हुए हुजैफा ने जवाब दिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कल भी आपने इतना कुछ किया था, वो वाकई शर्मिंदा हो रहे थे। अंकल पुरानी बातें छोड़े, मैंने कुछ नहीं किया, मजीद ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। सैयद साहब उसका चेहरा देखने लगे। वो उस दिन से कितना मुख्तलिफ नजर आ रहा था, लेकिन क्यों उसका यहाँ ना उन्हें हैरान कर रहा था। उनकी खोजती नजरें खुद पर महसूस करके उसने मोबाइल निकाल लिया। तभी कदमों की आवाज पर उसने मोबाइल से ध्यान हटाकर ऊपर देखा, जो उसका ग्लास लिए वो नजरें झुकाए उसके साइड पर खड़ी थी। उसने शुक्रिया कहकर ग्लास थाम लिया, क्योंकि दोबारा आने के लिए उसे रातों हमवार करनी थी। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर वो अपने ऑफिस में आया तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उष्णा भी उसके पीछे आई आई थी। यस उष्णा। उसे अब्रू उचकाकर पहले उष्णा को फिर उसके हाथ में पकड़े बैग्स को देखा। सर, आपने जो कपड़े ऑर्डर करने को कहा था वो आ गए हैं।
उसे ब्रांडेड बैग्स टेबल पर रखे और उसमें से लेडीज सूट सूट निकाल कर दिखाए। उसे मुस्कुरा कर उन्हें देखा। उष्णा ने बगौर अपने बॉस की इस हरकत को देखा। थैंक्स यू उष्णा, यू मे गो गो नाउ। उसके बोलने पर वो मुस्कुरा कर सर हिलाती बाहर निकल गई। उसने दोबारा उन कपड़ों को देखा। वो दराज से अपना मोबाइल और कार की चाबी उठाकर खड़ा हो गया। तभी दस्तक देकर नवीद अंदर आया था। आप कहीं जा रहे हैं सर? नवीद ने उसके हाथों में पड़े बैग्स को देख कर पूछा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? उसके संजीदगी से पूछने पर वो गड़बड़ा कर रह गया। नहीं, वो सिग्मा वालों के साथ मीटिंग थी। वो कल नहीं थी? उसे अपना मोबाइल चेक करते हुए पूछा। वो बोर्ड मीटिंग कल है, लेकिन आज उनके साथ लंच था। नवीद, लंच और मीटिंग में फ़र्क होता है। बहरहाल, मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ और मेरी तरफ से माज़रत कर लेना। वो मज़ीद उसे कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गया, जबकि उसकी नज़र अभी-अभी हुज़ैफ़ा के हाथ में पकड़े लेडीज़ बैग पर थी। वो गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। उसे अनाबिया से मिले 2-4 हफ़्ते हो गए थे और उस दौरान 5 बार वो सईद साहब की तरफ चक्कर लगा चुका था। वो जानता था वो मुरवतन उसे कुछ नहीं कह रहे, वरना उसकी बिलावजह की आमद उन्हें शायद पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन वो भी क्या करता, जब से उसे अनाबिया का पता चला था वो माज़ी भूल गया था। उसे बस याद थी तो अनाबिया, वो उसके बारे में सोच रहा था। जब उसका फ़ोन बजा, उसे कान से लगा एयरपॉड दबाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? इतने दिन से हो गए घर नहीं आए। कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा बिजी था, लेकिन जल्द चक्कर लगाऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला। इस वीकेंड पर तुम घर आ जाओ। खैरियत है? उनके अंदाज पर वो चौंका था। हाँ, भाभी ने तालिब और अनम की मंगनी हफ्ते को रखी है। घर के लोग और कुछ करीबी दोस्त होंगे। हुजैफा की मुस्कुराहट सुकड़ गई थी। भाई मान गए? उसके माथे पर बल थे तो क्या करता, भाभी ने उसका जीना हराम कर रखा था। वो जैसे उसकी बेबसी याद करके मुस्कुराई थी। भाई कब से इतने मजबूर हो गए? उसने तंजिया अंदाज में कहकर सर झटका। तुम्हें क्या मसला है? ये तो खुशी की बात है। हर हर कोई खुश है। इतने सालों बाद कोई खुशी आ रही है और मैंने तुम्हारी और नगीन की बात भी कर दी है। अब तुम बताओ, मंगनी करनी है या निकाह? उनकी आवाज में शौकी महसूस करके उसके होंठ भींच गए। ये मेरी मंगनी निकाह बीच में कहाँ से आ गया? ये क्या बात हुई हुजैफा? कभी ना कभी तो ये रिश्ता होना है, तो फिर हर्ज क्या है अभी करने में? कभी ना कभी का मतलब ये नहीं कि अभी कर लूं। अभी मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो बेजारी से बोला। तो दूसरी तरफ कुलसुम परेशान हुई थी। मैं भाभी से बात कर चुकी हूँ। वो गुस्से से बोली। मना कर दे। वो दो टोक अंदाज में बोला। ऐसे कैसे मना कर दूं? मम्मी, मैं कोई बहस नहीं चाहता। मैं अभी मंगनी निकाह कुछ नहीं कर रहा, बस। कहकर उसे फोन ऑफ कर दिया। अच्छे भले मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। उसके माथे पर बल थे, जबकि चेहरे पर सोच की परछाइयां वाजे थी। बेटा, आप क्यों इतनी ज़हमत करते हो? पिछली दफ़ा भी इतना कुछ लेकर आए थे, अब फिर ये? उन्होंने सामने पड़े ढेर सारे डिब्बों को देखकर तकल्लुफ़ुन कहा, और इतनी महँगी चीज़ें देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। बस आंटी, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। वो बड़ी मुश्किल से मूड अच्छा रख कर बात कर रहा था। इतने दिन यहाँ आते उसे अंदाजा हो गया था, इस घर में एंट्री के लिए इस औरत को राम करना जरूरी है, वरना पहली मुलाकात में उस औरत की लालची और बुरी फितरत उसे महसूस हो गई थी। और ऊपर से वो दो लड़कियां जो उसके आने पर सारा टाइम उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। लेकिन वो ये सब अनाविया के लिए बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन जिसकी खातिर वो यहाँ आता था, वो बमुश्किल उसके सामने आती थी। उसको देखने के लिए उन सबको बर्दाश्त करना पड़ता था। मैं ज़रा अंकल से मिल लूँ। वो मुस्कुरा कर कहता खड़ा हो गया। हाँ, मिल आओ, लेकिन खाना नीचे खाना, शाइना ने अपने हाथों से बनाया है। जी ज़रूर। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोलकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन पहले सोफे पर रखे शॉपर उठाना नहीं भूला था। और उसका ये अमल फौजिया ने बगौर देखा था। सीढ़ियाँ खत्म होते ही खाने की खुशबू उसकी नाक से टकराई, जिसे उसने लंबा सांस लेकर अंदर खींचा। सामने नजर डाली, कोई नहीं था, तो उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़े। वो उसकी तरफ पुश के कढ़ाई कढ़ाई में कुछ डाल रही थी। आहट के साथ मर्दाना परफ्यूम की खुशबू उसके हवासों को मुअत्तल कर गई। उसे डरते हुए पीछे देखा और दरवाजे में खड़े हुजैफा को देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उसने दो कदम अंदर आते कहा। पकोड़े बना रही थी वो धीमे से बोली। अंकल किधर हैं? बाबा बाहर गए हैं। ओ, उसे होठ सुकेड़े। आप बैठे, वो आते होंगे। वो सर हिलाता बाहर निकल गया। उसे बैठे अभी कुछ पल गुजरे थे जब सईद साहब उसे ऊपर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर जहां वो खड़ा हुआ, वहीं उसे देखकर पहले वो हैरान हुए और फिर सर झुका गए। वो समझ गया उसका आना अच्छा नहीं लगा। हाथ में पकड़े शॉपर लिए वो किचन में चले गए। जब वो वापस आए वो वैसे ही खड़ा था। बैठो बेटा, उन्हें मुरवतन इखलाक दिखाना पड़ा। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, उन्होंने थके हुए अंदाज में कहा। आप पैदल गए थे?
यहाँ गली के नुक्कड़ तक गया था, किचन का सामान लाना था। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कुछ चाहिए हो तो मुझे एक फ़ोन कर दिया करें, मैं लेकर आऊँगा। उसके कहने पर सईद साहब ने गौर से देखा। इससे पहले वो कुछ कहते ही अनाबिया ट्रे लेकर आई और चाय और पकौड़े सामने टेबल पर रखे। अनाबिया, इससे पहले वो बाहर जाती हुज़ैफ़ा ने बेसाख्ता उसका नाम लिया था। अनाबिया के साथ सईद साहब ने भी उसे चौंक कर देखा, क्योंकि उसे कभी अनाबिया को यूँ मुखातिब नहीं किया था। उसे कुर्सी के साथ रखे शॉपिंग बैग्स पकड़कर अनाबिया की तरफ बढ़ाए। "ये मैं तुम्हारे लिए लाया था।" अनाबिया ने हैरत से उसे देखने के बाद परेशानी से सईद साहब को देखा, जिन्होंने होंठ भींच रखे थे, जैसे खुद को कुछ सख्त कहने से रोक रहे हों। "मैं ये नहीं ले सकती।" अनाबिया के लहजे और चेहरे दोनों से घबराहट झलक रही थी। "क्यों? मैं अपनी खुशी से लाया हूँ।" वो अब खड़ा हो गया था। अनाबिया बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। "बेटा, वो ठीक कह रही है। मैं पहले भी आपसे कहना चाहता था, आप ये तकल्लुफ़ात मत किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता।" हुज़ैफ़ा उनका चेहरा देख रहा था, जहाँ मुरव्वत अब गायब हो चुकी थी। "अनाबिया, अपने कमरे में जाओ।" उनके कहते ही वो बाहर चली गई, जबकि हुज़ैफ़ा अब भी खड़ा था। "मुझे ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँगा।" उन का मतलब समझकर हुज़ैफ़ा ने गहरा साँस लिया और कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। उसके जाते ही सईद साहब ने गहरा साँस लेकर उसकी तरफ देखा, जहाँ वो खड़ा था। फिर वो चौंक कर रह गए। शॉपिंग बैग्स वहीं रखे थे। वो गाड़ी तक वो तेज़ी से बैग्स उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो गाड़ी तक पहुँचा था जब पीछे आती आवाज़ पर मुड़ा, जहाँ सईद साहब हाँफते हुए उसके पीछे आ रहे थे। "आप ये बैग्स भूल गए थे," उन्होंने फूली हुई साँसों के दरमियान कहते हुए बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए। उसने सिर्फ़ एक नज़र बैग्स को देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाए। मैं एक दफ़ा कोई चीज़ तोहफ़तन दूँ तो उसे वापस नहीं लेता, और वैसे भी किसी के ख़ुलूस से दिए गए तोहफ़े को वापस करना बदअख़लाक़ी के ज़ुमरे में आता है। मैं बदअख़लाक़ी करना नहीं चाहता, अभी तक मुरव्वत में ही चुप था, लेकिन यूँ आपका बिलावजह आना और अपना कीमती वक़्त और रुपया यूँ हम पर ज़ाया करना बिना मकसद तो नहीं हो सकता। आपको क्यों लगा कि मैं बिना मतलब ऐसा ऐसा कर रहा हूँ? उसके मज़बूत और सीधे अंदाज़ पर वो परेशान हुए थे। "हमसे आपको क्या मतलब हो सकता है?" उन्होंने शायद उससे ज़्यादा खुद से सवाल किया था। "अनाबिया, मैं अनाबिया के लिए आता हूँ।" उन्हें शक तो था, लेकिन मुकाबिल का यूँ बेबाक अंदाज़ उन्हें साकित कर गया था। लेकिन अगला एहसास नागवारी और गुस्से का था। "आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन इतना लाचार नहीं कि आपकी ये बकवास बर्दाश्त कर लूँ। आइंदा यहाँ मत आइएगा।" उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी आवाज़ शिद्दत जज़्बात से काँप रही थी। सैयद साहब उनके मुड़ते ही हुज़ैफ़ा की संजीदा और गुस्सीली आवाज़ ने उनके कदम रोके। "जाने से पहले ये जान ले मैं कौन हूँ। हुज़ैफ़ा अरबाज़ जिलानी नाम है मेरा।" वो नाम धमाके की सूरत में सईद साहब के सर पर फटा था। वो मुड़े और फटी-फटी आँखों से हुज़ैफ़ा को देखने लगे, जैसे उनके सामने इंसान की जगह भूत खड़ा हो। "मेरा ख़्याल है ये काफ़ी काफ़ी है अनाबिया से मिलने के लिए।" वो दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले उन्हें देख रहा था। उन्होंने बेसाख्ता करीब की दीवार का सहारा लिया। हुज़ैफ़ा गहरा साँस लेकर उनके पास आया। "मेरा ख़्याल है कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं।" वो उनके सामने सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठे थे, जबकि वो भी खामोशी से उनके बोलने का मुंतज़िर था। "जब मैं आपके पास आया था तब आपने सिरे से मानने से इनकार कर दिया था, तो अब यूँ आने का मकसद?" सैयद साहब की नज़रें सवालिया नज़रें उस पर जमी थीं। "इनकार करने से हकीकत बदल तो नहीं जाती?" उसकी बात पर सैयद साहब इस्तेज़ाइया मुस्कुराए। एक वजूद की हकीकत इस रिश्ते से इनकारी होना आपको आम बात लग रही है, लेकिन मैं भी समझ नहीं सका। पहले इनकार और अब यूं इतनी बेताबी। उनके कहने पर हुज़ैफ़ा ने बेचैनी से पहलू बदला था। माजी में जो हो चुका है आप जानते हैं, मैं क्या, हर कोई उसके वजूद से इनकारी है। हमने इफ़्फ़त गुल की वजह से बहुत कुछ सहा है। जब आप आए और इफ़्फ़त गुल की बेटी की बात की तो मुझे उस वक्त वो इनकार बेहतर लगा था। लेकिन उस दिन अनाबिया को वहां देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। जो जिंदगी वो जी रही है वो उसके शायान शान नहीं। वाह! उसकी बात पर सईद साहब इस्तेज़ाइया अंदाज़ में मुस्कुराए। "ये तर्ज़ ज़िंदगी भी आप लोगों की देन है। कौन अपने घर की इज़्ज़त को यूँ रुलने के लिए छोड़ देता है? गुनहगार उसकी माँ थी और उसकी सज़ा वो भुगत चुकी है। कैंसर था, उसे तड़प-तड़प कर उसने जान दी है। लेकिन अनाबिया वो तो मासूम थी, बेकसूर थी, आप लोगों का खून थी, जिसे आपके घर की औरतों ने नाजायज़ बना दिया। उसका बाप कौन था आप जानते हैं? एक मरती हुई औरत कम से कम अपनी औलाद के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। आज आप दावेदार बनकर आ गए हैं। पहले आप कहाँ थे? जब उसकी इज़्ज़त और जान दाँव पर लगी थी, इफ़्फ़त गुल कहाँ-कहाँ दर-बदर नहीं हुई। उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ़ आप लोगों की बेहिस्सी की वजह से इफ़्फ़त गुल ने कितने फ़ोन किए थे आपके घर मदद के लिए, लेकिन उल्टा उसे ज़लील किया गया। ये झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। इस इल्ज़ाम पर वो तड़प कर बोला। ये सच है, अपने घर की औरतों से पूछिएगा। तब आप भी छोटे थे, आपको इल्म नहीं होगा इस बात का, और आखिरी कील तो इस बच्ची की कब्र पर आपके बाप और ताया ने लगाई, उसे इस नाम नेहाद रिश्ते में बाँध कर।
آج تک وہ بچی انتظار کی سولی پر لٹک رہی ہے۔ کیا قصور ہے اس کا؟ یہی کہ وہ جیلانی خاندان کی ایسی غلطی ہے جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر رشتہ ہونے کے باوجود میری بچی نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، مجھ سے پوچھیں۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑے تھے۔ صورت دیکھی ہے اس کی کتنی معصوم ہے، شہزادیوں کی آن بان والی میری گڑیا، جس کا باپ تو محلوں کا رہنے والا تھا پر بیٹی کو لاوارث چھوڑ گیا۔ انکل پلیز، حذیفہ تکلیف سے بولا۔ بولنے دو بچے، آج اگر دعوے دار بن کر آئے ہو تو سنو بھی۔ وہ تم لوگوں کی عزت تھی، ذمہ داری تھی۔ اتنا حسن ہو تو نظروں میں آ ہی جاتا ہے۔ سوچو کیسے کیسے میں نے اسے دنیا کی نظروں سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کا سرپرست تھا۔ سگا خون کا رشتہ نہیں تھا میرا اس سے۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، صرف اس آس پر کہ اس کے اپنے ہیں جن کے ملتے ہی وہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے اپنوں نے اس کے وجود سے انکار کر دیا۔ سید صاحب کی طنزیہ نظریں خود پر محسوس کر کے حذیفہ ہونٹ بھیج گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ مجھ سے اب کیا چاہتے ہو؟ میں انابیہ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ حذیفہ کے کہنے پر سید صاحب کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ آپ کے گھر والوں کو انابیہ کا پتہ ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا انہیں پتہ ہے آپ انابیہ سے ملے ہیں اور اسے یہاں سے لینے آئے ہیں؟ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ نہیں جانتے اور میں ابھی ان سے بات بھی نہیں کر رہا۔ اب کی بار سید صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تو میری طرف سے معذرت، میں انابیہ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ ساری دنیا سے چھپ کر رہے؟ اسے اپنانے میں شرم آئے گی آپ کے گھر والوں کو۔ حذیفہ بالکل چپ تھا۔ شاید جس بات کو وہ اتنا آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ انابیہ آپ کی امانت ہے۔ پہلے بھی وہ میرے پاس امانت کے طور پر تھی، اب بھی آپ کی امانت ہے، لیکن ایسے نہیں۔ اسے پورے رسم و رواج کے ساتھ لے کر جائیں، دنیا کو پتہ چلے وہ لاوارث نہیں۔ یوں چپ چھپا کر اسے میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں گھر سے بات کر کے انہیں لے کر آتا ہوں، حذیفہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ لیکن میں انابیہ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ نہیں، سید صاحب ٹھوس انداز میں بولے۔ لیکن کیوں؟ وہ ناراضی سے بولا۔ پہلے اپنے گھر میں بات کریں، اگر آپ کے گھر والے مان جاتے ہیں تو جو آپ کی مرضی ہوگی میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ انابیہ کو اپنے بارے میں بتائیں گے اور کل کو آپ کے گھر والے نہیں مانتے تو میری بیٹی ٹوٹ جائے گی۔ پہلے ہی وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ان کی بات وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے سر ہلا گیا۔ لیکن تب تک مجھے انابیہ سے بات کرنے کی ملنے کی اجازت ہے نا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا میرا اسے کیا رشتہ ہے۔ وہ بہت امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے حق ہونے کے باوجود وہ ان کی اجازت کا طلبگار تھا، کیونکہ سید صاحب کا حق تھا نابیہ پر۔ بے شک بقول ان کے کہ ان کا اسے خون کا رشتہ نہیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے خون کے رشتے سے زیادہ کیا تھا۔ اس کی امید دیکھ کر سید صاحب انکار نہیں کر سکے تھے۔